नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी के लिए कल फिर एक बेचैनी भरा दिन साबित होने वाला है। कल तीसरे चरण के लिए मतदान है। आप जानते हैं थर्ड फेज की पोलिंग कल होनी है और 11 राज्यों की 93 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। और पहले दो चरणों में जिस तरह बीजेपी को झटके मिलने की खबरें आई हैं, उसके बाद अब तीसरे चरण में बीजेपी को डर है कि इस चरण में भी झटकों का सिलसिला जारी रहने वाला तो नहीं होगा। यहां पे बीजेपी की घबराहट को और बढ़ाने के लिए अब विपक्ष का मेगा प्लान सामने आया है, जिसमें इंडिया गठबंधन के नेता अपने अपने अलग अलग तरीकों से बीजेपी और मोदी को घेर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर वार कर ही रहे हैं, आप देख रहे हैं, और जनता के बीच जा रहे हैं राहुल गांधी। अब उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए एक चिट्ठी लिखी है और बताया है कि इस बार के चुनाव साधारण नहीं हैं। क्या है राहुल गांधी की इस चिट्ठी में, आइए जरा देख लीजिए। इस चिट्ठी को आप देख लीजिए, बगल में है चिट्ठी, और इसमें जो वो लिख रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण है, साफ साफ लिख रहे हैं, मेरे प्यारे कांग्रेस कार्यकर्ता, ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये एक तरफ प्रेम और न्याय की कांग्रेस की विचारधारा है और दूसरी तरफ मोदी सरकार, भाजपा और आरएसएस की भय, नफरत और विभाजन की विचारधारा है। इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत आप जैसे उसके निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। आप इसमें देखिए कि जो हाईलाइट किया हुआ है, मैं उसको आगे पढ़ के सुनाता हूं आपको। और महत्वपूर्ण बातें यहां पर कह रहे हैं कि हम आपके बिना नहीं जीत सकते, यानी कि अपने कार्यकर्ताओं के बिना हम नहीं जीत सकते। मैं अब तक कि आपकी सारी मेहनत के लिए, ईमानदारी के लिए धन्यवाद देता हूं। आपकी वजह से ही हम भारत की जनता की बात सुनकर एक क्रांतिकारी घोषणा पत्र बना पाए हैं। हमने चुनाव के पहले दो चरणों में अच्छा संघर्ष किया है। हम भाजपा के झूठ और ध्यान भटकाने वाले कार्यों का विरोध करने और उन्हें हमें जवाब देने के लिए मजबूर करने में सक्षम हैं। अब एक और महीने की कड़ी मेहनत का समय है, क्योंकि इसी महीने भर चुनाव है, आप जानते हैं। अब समय आ गया है कि हम घर घर जाएं, और मैं इस लड़ाई में अपना सब कुछ दे रहा हूं और मैं आपसे भी यही चाहता हूं। मैं जानता हूं कि जब तक कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता सच्चाई के लिए खड़ा है, तब तक भारत में नफरत नहीं जीत सकती। और हम एक नहीं, करोड़ों हैं। हम सब मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे और देश के हालात बदल देंगे। आपके समर्थन, समर्पण और प्यार के लिए मेरा प्यार और निरंतर आभार। जय हिंद। राहुल गांधी साफ साफ कहते हुए आप सुन रहे थे कि ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। जब तक कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता सच्चाई के लिए खड़ा है, तब तक भारत में नफरत नहीं जीत सकती। हम साथ मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे और देश के हालात को बदलेंगे। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि देश के हालात बदल देंगे। वहीं एनसीपी नेता शरद पवार अपनी रैलियों में अब मोदी के पुराने भाषणों को सुना रहे हैं, ताकि उनकी वादा खिलाफी की याद लोगों को दिला सकें। और पुराने भाषणों को सुनाने का दौर जो है, वो सिलसिला जो है, वो उधर तेजस्वी यादव भी आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी भी नरेंद्र मोदी की पुरानी बातों को याद दिला रहे हैं जनता के बीच। तो इससे पहले आपने देखा था कि तेजस्वी यादव ने भी वही किया था जो अभी शरद पवार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने मैनपुरी में बेरोजगारों की बारात में हिस्सा लेकर बीजेपी पर बेरोजगारी को लेकर के तगड़ा वार किया है। वहीं आज प्रियंका गांधी 10-12 दिनों के लिए अमेठी पहुंच गई हैं, जहां वो केएल शर्मा के लिए प्रचार करेंगी। प्रियंका के इतने दिनों तक अमेठी में बने रहने से स्मृति ईरानी का हार का डर और कितना बढ़ेगा, ये देखना होगा। वैसे बीजेपी के डर और बौखलाहट की एक बानगी कल अमेठी में देखने को मिली, जहां कांग्रेस दफ्तर के सामने खड़ी गाड़ियों में तोड़ फोड़ हुई और कुछ लोगों को चोट भी पहुंचाई गई। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी का हाथ इस घटना के पीछे है। बहरहाल दोस्तों, घटना के पीछे किसका हाथ है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन प्रियंका गांधी एक बार फिर अमेठी पहुंच गई हैं, तो स्मृति ईरानी के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ जाएंगी। 10-12 दिनों तक, अब सीधे 10-12 नहीं, बल्कि ये आप जान लीजिए कि 18 तारीख तक प्रियंका गांधी अमेठी में ही डेरा डालने वाली हैं। अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर 5वें चरण यानी 20 तारीख को वोटिंग है, 20 मई को वोटिंग है। लेकिन उससे पहले कल तीसरे दौर की वोटिंग में बीजेपी को घेरने के लिए इंडिया पूरी तरह से तैयार है।
मोदी तो अब भी एक राज्य से दूसरे राज्य घूमते हुए कांग्रेस को कोसने का काम कर रहे हैं। अब उनके भाषणों में इतनी नीरसता भर गई है कि न तो उससे जनता प्रभावित हो रही है, न ही मीडिया को समझ आ रहा है कि मोदी के पक्ष में माहौल कैसे बनाएं, बल्कि अब मीडिया का अंदाज भी बदला हुआ दिख रहा है, यानी हवा का रुख बदलने लगा है। मोदी के भाषणों में कांग्रेस की आलोचना नहीं छूट रही और इधर राहुल गांधी संविधान बचाने, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की बात करना नहीं छोड़ रहे हैं। आज राहुल गांधी मध्य प्रदेश में थे, जहां उन्होंने बीजेपी के कुछ पुराने कारनामे याद दिलाकर बताया कि बीजेपी आदिवासियों को क्यों नहीं बढ़ने देना चाहती है। आइए जरा राहुल गांधी को सुनते हैं जब वो ये बातें बीजेपी के बारे में कह रहे हैं और आदिवासियों के बारे में कह रहे हैं। सुनिए। भाइयों और बहनों, मैंने आपसे कहा हम आदिवासी कहलाते हैं, वो आपको वनवासी कहलाते हैं। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। आपने देखा होगा बीजेपी के नेता ने एक आदिवासी युवा पर पेशाब किया, उसका वीडियो बनाया और पूरे हिंदुस्तान में उस वीडियो को दिखाया। और आप जानते हो, यहां भूरिया जी के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, उनके रिश्तेदार ने एक आदिवासी बिटिया का बलात्कार किया है। आप इनकी सोच समझते हो? ये चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ो, ये चाहते हैं कि आपके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर ना बने, ये आपकी जमीन छीनना चाहते हैं, संविधान छीनना चाहते हैं, रिजर्वेशन लेना चाहते हैं। इनको रोकना है, एक साथ हमें लड़ना है, संविधान को बचाना है। आपकी जमीन, आपकी जंगल, आपका जंगल और आपका जल, इन सब चीजों की रक्षा करनी है। तो जल, जंगल और जमीन की बात यहां राहुल गांधी और संविधान दिखाते हुए कर रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि अगर इन सबको बचाना है तो आपको, संविधान को बचाना है तो आपको यहां जीत दर्ज करानी पड़ेगी। वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर खटाखट बोलकर मोदी को और तंग कर दिया है। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आप याद कीजिए। कुछ दिन पहले भी राहुल गांधी ने कहा था खटाखट खटाखट खटाखट। आज फिर कह रहे थे राहुल गांधी, जरा सुनिए। कल नरेंद्र मोदी आएंगे, उनके भाषण में बोलना खटाखट खटाखट खटाखट। उनसे कहना जो आपने अरबपतियों के लिए किया, वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, खारगे जी हिंदुस्तान के गरीबों के लिए करने जा रही है। तो वहां की जनता को सीधा कह रहे हैं कि कल नरेंद्र मोदी आएंगे तो उनसे कहना खटाखट खटाखट खटाखट। और अपनी बात को यहां रखते हुए तो राहुल गांधी का प्रचार इस बार मोदी के प्रचार पर पूरी तरह से भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहुल न केवल भविष्य की बात जनता के साथ कर रहे हैं, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि उनका वर्तमान मुश्किलों से भरा हुआ क्यों है। वहीं इधर कन्हैया कुमार ने आज उत्तर पूर्वी दिल्ली से जब अपना नामांकन भरा तो जनता को बता दिया कि वो किस तरह लोगों के लिए काम करना जारी रखेंगे। कन्हैया कुमार ने कुछ मार्मिक बातें भी कही हैं, इसे भी आइए जरा सुन लेते हैं। कन्हैया कुमार जब नॉमिनेशन दाखिल करते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से, उसके बाद एक सभा करते हैं, पहले रैली करते हैं और उसके बाद सभा और जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल यहां पर कन्हैया कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। दिल्ली में सांसद का प्रत्याशी बना कांग्रेस पार्टी की ओर से, इंडिया अलायंस की ओर से, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया आई कि मैं बाहरी आदमी हूँ। बोलिए, बिहारी आदमी को बाहरी कहना ही कोई नया बात है? बिहारी को तो बाहरी कहते हैं ना जी। लेकिन याद रखिएगा कि बिहारी जिसको आप बाहरी कहते हैं, वो अगर आता नहीं तो आपका रोड नहीं साफ होगा, आप टेम्पू पे नहीं चढ़ पाते, आपकी सड़कें नहीं बनती, आपका बिल्डिंग नहीं बनता। और हम खाली मजदूरी नहीं करते हैं, हम गृह मंत्रालय जहाँ जैसा के पप्पा बैठते हैं वहाँ सेक्रेटरी भी बनते हैं। और ये इस देश के संविधान की ताकत है कि एक आंगनबाड़ी का बच्चा भी पीएचडी करके ऑल इंडिया रैंक 1 ला करके
अपने नाम में शान से डॉक्टर कन्हैया कुमार लगा सकता है, ये इस देश के संविधान की ताकत है। इसीलिए मैं आप सबसे ये अपील करता हूं, आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 10 विधानसभा है और हमारे पास कोई साधन संसाधन नहीं है। हमने जो है कोई दवा कंपनी बनाने वाली बेईमान कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा नहीं लिया है। हमारी तो पार्टी का खाता भी सीज कर दिया गया है और कोई विरासत तो हमारे पास है नहीं। कोई हम गृह मंत्री हैं कि हमारा बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाएगा, ना हमारे बाबूजी गृह मंत्री हैं, हमारी माताजी तो आंगनबाड़ी में काम करती हैं, तो ना हमारे पास न धन है न संसाधन है। लेकिन हमारे पास एक चीज है, सूरत के लोगों की सीरत आप लोगों की नहीं होने देंगे। सूरत का उम्मीदवार भाग गया और वहां के लाखों वोटर देखते रह गए और बिना चुने ही कोई एमपी बन गया। यहाँ खड़ा होकर के हम इस देश का नमक खाए हैं। आपके सामने ये शपथ लेते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे रगों में आखिरी कतरे तक हम अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए लड़ते रहेंगे, हम भागने वाले नहीं हैं। इसीलिए आपसे हम अपील करते हैं कि ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है। तो सुन रहे थे आप कन्हैया कुमार को आज नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कुछ मार्मिक प्रसंग भी और बाहरी और बिहारी के बीच का फर्क जो है वो बताते हुए, और कैसे दिल्ली में बिहारी जो है वो क्या कुछ करता है। तो इंडिया गठबंधन के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता अब बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए पूरी तरह कमर कस चुके हैं और वहीं बीजेपी के हाथ पैर ढीले पड़ रहे हैं। अब कल तीसरे दौर में भी क्या बीजेपी को पहले के 2 चरणों की तरह इंडिया गठबंधन पस्त कर देगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों और समझने की कोशिश करेंगे कि कल का जो चुनाव है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है और विपक्ष का मेगा प्लान क्या कुछ सामने आया है। कैसे प्रियंका गांधी ने डेरा डाल लिया है उधर अमेठी और रायबरेली दोनों तरफ, और कांग्रेस पार्टी ने अपने 2 मुख्यमंत्रियों को, पूर्व मुख्यमंत्रियों को रायबरेली और अमेठी का प्रभारी बनाकर क्यों भेज दिया, ऑब्जर्वर बनाकर क्यों भेज दिया है, ये सब कुछ जानेंगे। और साथ साथ आने वाले समय में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक नहीं बल्कि 6 रैलियां करेंगे साथ साथ उत्तर प्रदेश में। इन सब का क्या असर पड़ने जा रहा है इस चुनाव में, ये तो आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले तीसरे फेज में क्या कुछ होने जा रहा है। और ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये बेरोजगारों की बारात है और इन मैनपुरी में ये बारात निकली थी कल और इसमें शामिल हुए थे अखिलेश यादव। युवाओं का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन को। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, राहुल लाल जी हैं और डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रकाश जी का नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ है कहा जा रहा है, तो राहुल लाल जी आपके पास आना चाहता हूं। राहुल लाल जी, कैसे देखा जाए कल तीसरे दौर की पूर्व संध्या आज, इस पर जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, तीसरे दौर पहले और दूसरे से कितना फर्क, कितना अंतर यहां दिखाई देता है आपको? और दूसरी बात कि क्या पहले और दूसरे दौर में जैसे इंडिया गठबंधन के बारे में कहा जा रहा है कि वो आगे रहा है, क्या आपको लगता है कि तीसरा दौर भी उसी दिशा में जाता हुआ दिखाई देगा? राजीव जी, पहले और दूसरे दौर से भी इंडिया गठबंधन की स्थिति तीसरे दौर में और भी मजबूत है। तो इसलिए इंडिया गठबंधन की मजबूती में कोई कमी नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, हम लोग देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नए दावपेच में जरूर जो है कि वृद्धि हो रही है। अभी आप सोच के देखिए कि आपसे कुछ देर पहले आपके कार्यक्रम में बैठने से पहले हमने न्यूज देखा कि किस तरह से दिल्ली के उपराज्यपाल ने जो है कि केजरीवाल के विरुद्ध जो है कि एनआईए जांच की सिफारिश कर दी है, उनके विरुद्ध टेरर फंडिंग लेने जैसे गंभीर आरोप लगा दिए हैं एक पार्टी के ऊपर। तो ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट कर रही हैं कि दिल्ली की सातों लोकसभा सीटें वो अभी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल रही है और विपक्ष के ऊपर तमाम किसी न किसी प्रकार से आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर लगाने के प्रयास हो रहे हैं। क्योंकि सिर्फ फॉर जस्टिस जो संगठन था उसने तो वीडियो 1.5 महीना पहले ही जारी किया हुआ था। और बीजेपी के लोग आम आदमी पार्टी के ऊपर तो जब से आम आदमी पार्टी ने पंजाब के चुनाव जीता तब से ही वो आरोप लगा रहे हैं
तो देखिए दिल्ली की क्या स्थिति है, और आज जिस तरह से कन्हैया कुमार गए हैं और उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, तो वो केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली की स्थिति नहीं है राजीव जी। दिल्ली के सातों लोकसभा सीटों पर वही स्थिति है। 2014 और 2019 की तस्वीर हम लोग बदलते हुए देखेंगे। उत्तर प्रदेश में बार बार कह रहा हूं कि बिहार में झटका लगने वाला है। भले प्रधानमंत्री जी हर जगह घूम के कहे कि हम बिहार के 40 के 40 लोकसभा सीटों को हम जीत रहे हैं, लेकिन उनका यह दावा वादा कहीं से भी सही साबित नहीं होगा, क्योंकि जो बेरोजगारों का फौज आपने दिखाया, वो बेरोजगारों का फौज अभी काफी सुपर एक्टिव होकर तेजस्वी यादव के पीछे वो मजबूती के साथ खड़े हैं। बेरोजगारों का फौज जो है राहुल गांधी के साथ काफी मजबूती के साथ जो है बेरोजगारों की फौज खड़ी है, तमाम युवा शक्ति खड़ी है, और जहां युवा शक्ति होते हैं उसी की जीत की स्थिति बनती है। उत्तर प्रदेश में राजीव जी जो रोचक चीजें आ रही है, अचानक से आप देखिए कि जौनपुर में बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट वापस ले लिए। उनके उत्तराधिकारी ने तमाम चुनाव प्रचार जो है अपने कैंसिल कर दिए राजीव जी। यानी बहुजन समाज पार्टी के एक तरह से चुनावी कार्यक्रम को कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने उपयुक्त बनाए, उसके लिए तमाम प्रयास शुरू हो गए। क्योंकि जौनपुर में स्थिति वहां पर भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में नहीं थी, मुकाबले में वहां पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में द्विपक्षीय मुकाबला हो रहा था। अपने आप को मुकाबले में लाने के लिए सोचे कि तमाम कैसे दांव पे चले जा रहे हैं। जो कल उत्तर प्रदेश के जिन 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, वहां की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की प्रथम चरण और द्वितीय चरण से भी ज्यादा नींद उड़ा देगी। जो बीजेपी के गढ़ माने वाले क्षेत्र हैं, जैसे हम लोग बरेली को ले लें, बरेली की चर्चा मैं पहले भी आपके कार्यक्रम में करता रहा हूं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति गड़बड़ है। आंवला लोकसभा सीट, वहां पर स्थिति यह है कि वो भी बीजेपी का गढ़ ही कहा जा रहा था, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी को उनके कोई भी पसंद नहीं कर रहा। तो स्थितियां यह है कि आप चाहे दिन 10 लोकसभा सीटों में हाथ रख लीजिए, आप स्थितियां हर तरफ बिगड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में मान रहा हूं कि जो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है, जो हम लोग तमाम जो पहले अनुमान लगा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा कम नुकसान होगा, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़े नुकसान की तरफ अग्रसर होते हुए दिख रही है। और अब जो मैं देख पा रहा हूं कि 10 लोकसभा सीटों में से 8 लोकसभा सीटों पर सीधे सीधे जो है एक बढ़त की स्थिति दिखाई दे रही है टीम इंडिया की, और 2 लोकसभा सीटों पे आप कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर की स्थिति है। तो यह एक बदलता हुआ चुनावी परिदृश्य है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। और जब मैं बात कर रहा हूं तो कर्नाटक को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। कल 14 लोकसभा सीटों पर कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, और कर्नाटक में जो मैं पहले आपको बता रहा था कि 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस बढ़त में है, और तो कांग्रेस कम से कम 11 लोकसभा सीटों पर सीधे सीधे बढ़त में दिखाई दे रही है। 3 लोकसभा सीटों पर कांटे की एक टक्कर की स्थिति है वहां पे, और उसमें भी येदियुरप्पा जी वाला जो सीट है वहां पर भी एक मामला बिल्कुल फंसा पड़ा हुआ है। तो ये क्या कर्नाटक में करेंगे, क्या ये उत्तर प्रदेश में करेंगे, क्या ये बिहार में करेंगे, हर तरफ इनके लिए स्थितियां मैं देख पा रहा हूं कि वो बिगड़ते हुए नजर आ रही है राजीव जी। जी बिल्कुल, बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या कर्नाटक हो, हर जगह, या महाराष्ट्र हो, हर जगह स्थितियां बीजेपी के लिए अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं। लेकिन क्या इन स्थितियों के बीच हम पहले और दूसरे फेज के बाद जब तीसरे फेज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो तीसरा फेज किसका होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं, और इन सब के बीच कांग्रेस का और विपक्षी दलों का मेगा प्लान भी सामने आ गया है। प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक, राहुल गांधी तक, तमाम नेता अपने अपने ढंग से जो हैं वो इस कार्यक्रम को, यानी कि चुनावी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। प्रकाश जी, आप कैसे देखते हैं तीसरा फेज किसके नाम, और उसमें भी 2 फेज, क्या आपको ट्रेंड दिखाई दे रहा है उसी तरह ट्रेंड आगे बढ़ता हुआ? चूंकि इंदौर का घटना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उस घटनाक्रम को भी यहां रखकर अगर हम कल के फेज की चर्चा करें तो यहां पर आपको क्या कुछ दिखाई देता है? क्या इंदौर का असर पड़ता हुआ दूसरे राज्यों के चुनावों पे भी दिखाई देता है आपको? इंदौर के घटनाक्रम को थोड़ा सा और उजागर करना चाहें तो अच्छा रहेगा। प्रकाश जी। राजीव जी, आज मध्य प्रदेश में राहुल गांधी थे और कल नरेंद्र मोदी आएंगे। ये सब चीजें बताती कि मध्य प्रदेश अचानक कितना महत्वपूर्ण हो गया है। 7वीं बार पीएम आ रहे हैं, और कल पूरे देश में 93 सीटों पर मतदान है, उसमें से 9 सीटें अकेले मध्य प्रदेश की हैं। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश है जहां 9 सीटें, काफी महत्वपूर्ण इलाका है। अब तक आज से 2 महीने पहले जो बातें कही जाती थी कि 370 और 400 प्लस की बातें होती थी,
अब वो सारे लोग नदारद हैं, कोई ये बात नहीं कर रहा है कि 370 क्या होगा और 400 क्या होगा। अब तो सीटें सिमटती जा रही हैं कि से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने अपनी बढ़त बनाने की शुरुआत की थी। उसकी कल्पना न तो नरेंद्र मोदी जी ने की होगी, न अमित शाह ने की होगी, न जेपी नड्डा ने की होगी। उनके लिए ये अनपेक्षित हो रहा है, बीजेपी के नेताओं के लिए अनपेक्षित घट रहा है, कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। दूसरी तरफ लोगों का आक्रोश, इंडिया गठबंधन के नेताओं की अपनी अपनी मोर्चेबंदी, इस सब से बीजेपी जिस तरह बौखलाई हुई है, वो लगता है प्रधानमंत्री जी के बयानों में भी कि अब कोई चारा नहीं है हिंदू मुसलमान किए बिना या व्यक्तिगत आक्षेप लगाए बिना। जो प्रधानमंत्री, जो नेता गांधी परिवार की 4 पीढ़ियों की कहानी बताते हैं, वो कभी अपनी पार्टी के नेताओं की भी 2-3 पीढ़ियों की कहानी बता दें कि वो क्या है और कैसे हैं, कोई बताने को तैयार नहीं। जो माहौल बनता जा रहा है, बीजेपी ने इसकी कल्पना नहीं की होगी और बीजेपी के समर्थित मीडिया ने जो कल्पना नहीं की होगी, वो घटनाक्रम अभी हो रहा है। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश 2 सभाएं ली है, एक तो अभी वो खरगोन पहुंचे कुछ देर पहले सेगांव, और वहां उन्होंने एक मंदिर में 15 मिनट बिताए और बातें वही बताई कि किस तरह से बीजेपी पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, खासकर अजजा के लोगों को पीछे ले जाने की कोशिश कर रही है, उन्हें और पीछे ले जा रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो महिलाओं के खाते में हर साल पे डालने की योजना बना रही है और महिला और दलितों के लिए स्पष्ट योजनाएं लेकर आई है, और योजनाएं नहीं है जिसके आधार पर कह रहे हैं कि मोदी जी वो भी उधार जी नारा है। कांग्रेस के चुनाव घोषणा से प्रकाश जी, वीडियो जी आपका रुक रहा है, थोड़ा रोकना चाहूंगा, वीडियो रुक रहा है। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, क्या कुछ कहेंगे आप? राजीव जी, देखिए कुछ चीजें जो हैं वो काफी, जिसको हम कहते हैं कि कुछ मुद्दे शबाब पर आ चुके हैं और वो बड़े निर्णायक सिद्ध होंगे। अगर आप पिछली 5-7 बड़ी घटनाओं को सोचें या बड़े सरकार के, अगर हम शुरू करें इसको नोटबंदी से, तो नोटबंदी का असर बहुत बुरा हो रहा है लोगों के जनजीवन पे, लोग मर रहे हैं बैंकों के आगे, सब कुछ दिख रहा था। लेकिन लोगों को ये लगा कि भाई चलिए ठीक है, ये काला धन रोकने के लिए है, इससे आतंकवाद रुक जाएगा वगैरह वगैरह करके उसको बड़ा जस्टिफाई किया, लोगों ने उसको स्वीकार भी कर लिया। दूसरा, आप देखिए कोरोना के दौरान जो दृश्य हमको सड़कों पर दिखा था, लोगों के भीड़ की भीड़ चली आ रही थी, गरीब बेचारे चलते हुए आ रहे थे, उसको हालांकि बहुत सारे लोग फिर से लोगों को याद दिला रहे हैं कि वोटिंग करने जाए तो इन चीजों का ख्याल रखना। उस समय भी एक ऐसा वर्ग था, खासकर जो थोड़ा खाया पिया अघाया हुआ, जो हायर मिडिल क्लास हम जिसको बोलते हैं, जिसके घर में 2-4-6 महीने का राशन है, जिसने लोन पे मकान ले लिया है, उसके पास कार भी है, पति पत्नी दोनों नौकरियां कर रहे हैं, या रिटायरमेंट का माँ बाप का पैसा है, तो वो भी जो बहुत ज्यादा उसको चिंता नहीं थी, और लोगों के बारे में, जो मजदूरों के बारे में भी उसको बहुत ज्यादा समस्या नहीं थी। तीसरा, लोटस, ऑपरेशन लोटस को लोग बड़े ही एक कौतूहल से देख रहे थे, बड़े आनंदित हो रहे थे देख के कि देखिए कितनी अच्छी चाणक्यगिरी है, भारतीय जनता पार्टी कितनी लोकप्रिय हो गई है, किस प्रकार से लोग टूट के उसमें आ रहे हैं, सरकारें गिर रहे हैं। लोगों को ये आभास नहीं था कि लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है, संघवाद को खतरा है, और विपक्ष मुक्त भारत बनाने की जो कोशिशें हैं, लेकिन लोग उसको भी स्वीकार कर रहे थे। उसके बाद आप आइए, हाल के दिनों में इलेक्ट्रल बॉन्ड ने लोगों को थोड़ा सा झकझोरा, थोड़ा सा, मैं नहीं कहता कि बहुत ज्यादा, जो लोग समझ रहे थे तो समझ रहे थे, लेकिन मैं जिस वर्ग की बात कर रहा हूँ, एक जो खाया पिया अघाया वर्ग जिसको मैं कहता हूँ, हायर मिडिल क्लास है, उसको फिर भी उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा ठीक है, हमारा पैसा तो है नहीं। उसके बाद ईवीएम के बारे में भी देखिए, ईवीएम के बारे में बहुत समय से, लंबे समय से 2-2.5 साल से चर्चा चल रही थी, तो पहले से वातावरण बना दिया जाता था कि विपक्ष हारेगा तो ईवीएम का रोना रोएगा वगैरह वगैरह, प्रधानमंत्री भी बोल देते थे, ट्रोल आर्मी भी उनकी बोलती थी। लेकिन अंतिम जो झटका लगा राजू जी, वैक्सीन के बारे में जब खुलासा हुआ, तो ये सारा का सारा वर्ग जो है वो इसलिए झटके में आया क्योंकि उनकी अपनी जान पर बनाई। अभी तक उनको बहुत ज्यादा समस्या नहीं थी कि सड़कों पे
मजदूर मर रहे हैं, या जो है अपना नोटबंदी के दौरान पैसा निकालने के लिए 150-200 लोग मर गए, बैंक के कर्मचारी जो थे वो काम के प्रेशर से मर गए, उसको तब तक मिडिल क्लास को और ये वर्ग इसलिए थोड़ा सक्रिय था कि यही लोगों को इन्फ्लुएंस करता था, ये बहुत ज्यादा सक्रिय है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पे वगैरह वगैरह। तो लेकिन पहली बार उनको लगा कि यार जहर तो हमारे अंदर भी पहुंच चुका है, क्या पता हमें भी कब हार्ट अटैक हो जाए, कब हम मॉल में घूमते फिरते या हम जिम में एक्सरसाइज करते हुए मारे जाएं। अब जो है लोगों को पहली बार जो है बहुत बड़ा खतरा इस सरकार का महसूस होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि वैक्सीन का जो मामला आया है ये बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को प्रभावित करेगा और कर भी रहा है। पहले और दूसरे चरण, पहले चरण के बाद आया ये मामला सामने, दूसरे चरण में भी लोगों ने इस बात को ख्याल में रख के वोटिंग की है। ये मामला लगातार बढ़ रहा है, लोग जान रहे हैं कि खराब वैक्सीन लगाई गई है। तो अब जो है कल के बाद जो है इसका असर होगा। देखिए हम पहले भी कहते हैं कि पहले चरण से ही जो है इंडिया गठबंधन आगे निकल चुका है, दूसरे में उसकी जो जीत है थोड़ी सी और आगे बढ़ी है। अब जो मामला है ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए शायद आखिरी मौका है। इसमें अगर उनको थोड़ी बहुत भरपाई नहीं हो पाई उनके नुकसान की, तो इसके बाद के चारों जो चरण है, अगले जो चक्र है, उसमें बहुत ज्यादा असर नहीं हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ेगी तो पिछड़ती ही चली जाएगी। हम जगह जगह जैसे देख रहे हैं किस प्रकार से आज जब कन्हैया कुमार ने नामांकन भरने गया, किस प्रकार का वहां पर लोगों की भीड़ है। वहां के दुकानदार तक लोग बोल रहे हैं, उस एरिया के बोल रहे हैं कि नहीं इस समय हम कन्हैया कुमार को जिताएंगे। कन्हैया कुमार की सीट जो है दिल्ली में बिल्कुल वो भी एक पक्की मानी जा रही है। राहुल गांधी का जो पत्र है राजीव जी, उन्होंने जो भेजा है अपने कार्यकर्ताओं को, तो मुझे एक छोटी सी फिल्म की वो घटना याद आ रही है, कबीर खान चक दे इंडिया का। जब ऑस्ट्रेलिया के साथ अंतिम मैच होता है तो कोच के रूप में जाता है, कहता है कि अब आने वाले 70 मिनट मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कैसी हॉकी खेलनी है, आप खेल के दिखाएंगे। और अगर तुमने अच्छी हॉकी खेली, अपने जीवन की सबसे अच्छी हॉकी खेली, तो 70 मिनट तुम्हारे खुदा भी तुमसे नहीं ले सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 30 दिन, वाकई अगले 30 दिन अगर कड़ी मेहनत कर ली इन लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, जो कर भी रहे हैं, दिख रहा है, और तो मुझे लगता है कि मोदी जी जो है वो 30 दिन जो है वो किसी से इनसे नहीं छीन सकते और इंडिया गठबंधन जो है वो अच्छा खासा मुझे लगता है काफी आगे निकल जाएगा। हालांकि जितने तरह के सर्वे आ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक जो बता रहे हैं, उसमें यही बता रहे हैं कि इंडिया जो है बहुत मजबूत स्थिति में है। असली बात यह है कि इसको आपको अपनी बढ़त को है वो बनाकर रखनी होगी। ऐसा नहीं कि आप ये मान के चल दे। बहुत सारी गलतियां कांग्रेस ने पीछे की है, विधानसभा चुनाव में की है, इवन लोकसभा चुनाव में भी की है, कि आपने बहुत ज्यादा जो बूथ पे बहुत अच्छी पहरेदारी नहीं की, बाद में स्ट्रांग रूम के ऊपर अच्छी नजरी नहीं रखी। लेकिन मुझे लगता है कि ईवीएम के बारे में जैसे जैसे खुलासा हुआ है, इस समय तमाम विपक्षी दल जो है इसको लेके चिंतित है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे मुद्दे जो हैं, जो विमर्श जो है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने चलाए थे, उस पे वो अडिग है, उससे वो इधर उधर नहीं हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी जो है इसकी भारतीय जनता पार्टी और मोदी की है कि वो नया क्या कहें। हर रोज नया ढूंढना भी तो बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कि आप आखिर कितने बार मंगलसूत्र ढूंढेंगे, आप कितने बार भैंस की चोरी कराएंगे, तो एक उसकी भी लिमिट होती है। अब मुझे लग रहा है कि लोग उब रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की विमर्श में कुछ नया नहीं है। मुझे लगता है विपक्ष का ये जो मेगा प्लान जिसको आप कह रहे हैं, वो असली मेगा प्लान यही है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा नया मुद्दा लाते जाइए, नया विमर्श लाते जाइए, जिसका जवाब जो है मोदी जी केवल ढूंढते रह जाते हैं। आप अभी देखिए वो जो भी कह रहे हैं वो प्रतिक्रिया स्वरूप कह रहे हैं, अपनी कोई भी नई बात की शुरुआत मोदी नहीं कर पा रहे, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रहे। तो ये लगता है कि ये काफी डिसाइसिव होगा, निर्णायक होगा, और जो इंडिया गठबंधन को आगे बनाकर रखेगा, ऐसा मेरा विचार है राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया गठबंधन की हम बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कल पहुंचने वाले हैं उधर मध्य प्रदेश में, और आज राहुल गांधी थे और कह रहे थे कि कल जब नरेंद्र मोदी आएंगे तो आप क्या कहिएगा, क्या कहेंगे आप, और उसके अलावा उन तमाम मुद्दों को वहां रख रहे थे लोगों के बीच। और उसके साथ साथ इंदौर के घटनाक्रम पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एक बार फिर से आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। आप अपनी बात प्लीज आगे बढ़ाइए। वीडियो उस समय चूंकि डाउन जा रहा था इसलिए आपको रोका था। प्रकाश जी, राजीव जी, इंदौर की घटना का व्यापक प्रभाव पड़ा है। लोकसभा की पूर्व स्पीकर और 9 बार इंदौर लोकसभा में जीत कर जा चुके सुमित्रा महाजन ने भी इस पर बड़ा अफसोस जताया है। सुमित्रा महाजन सिद्धांतों की बात करती रही हैं और वे इंदौर की एक ऐसी नेता हैं जो बीजेपी में है, लेकिन उनकी छवि आमतौर पर स्वच्छ राजनीतिज्ञ की है।
उन्होंने अफसोस जताया कि जो काम बीजेपी के नेताओं ने किया उसकी कोई जरूरत नहीं थी और अब इससे लोग नोटा की ओर आकर्षित होंगे और ये बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की बात नहीं होगी। जाहिर है श्रीमती सुमित्रा महाजन का पूरा विचार ये है कि पूरे देश में बीजेपी को लेकर जो अवधारणा बन रही है, बीजेपी कैसे अपने विरोधियों को अपने यहां बुलाती है, डराती है, धमकाती है, ये उस बात का प्रमाण है। हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से दबाव बनाया गया था कि पुलिस पर दबाव बनाया गया और जिस तरह से एक पुराने मामले में 17 साल पुराने मामले में कांग्रेस के प्रत्याशी पर दफा 307 लगाने की बात की गई है जी। और वो दफा 307 का मतलब ये कि उन्हें 10 साल तक की जेल हो सकती है। दूसरी बात, उनका जो शैक्षणिक संस्थान है उस पर भी जांच बैठाई जा चुकी है। इन सब चीजों से कांग्रेस प्रत्याशी प्रभावित हुए और उन्होंने दबाव में आकर कांग्रेस का साथ छोड़ा और बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन सवाल यह कि जिस संसदीय क्षेत्र से बीजेपी का उम्मीदवार लगभग 5.5 लाख वोटों से जीता हो, वहां बीजेपी को ये सब करने की जरूरत क्यों थी? और इस सब के प्रणेता जो हैं बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि उन्होंने पार्टी के उच्च कमान के नेताओं से चर्चा के बाद ये सब काम किया, यानी उन्हें ऊपर से हरी झंडी मिल गई थी, उसके बाद ही उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को बीजेपी में लाने की और नाम वापस लेने के लिए कार्रवाई की, उन्हें प्रेरित किया। ये बीजेपी के नेता का कहना है। लेकिन सवाल फिर यही है जिससे पूरे देश में बीजेपी की थू-थू हो रही है। और आश्चर्य की बात यह कि सुमित्रा महाजन के बयान के बाद भी मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा रुके नहीं। उन्होंने फिर इस बारे में बयान दिया कि पूरे देश में अभी तो कांग्रेस के और भी नेता आएंगे और भी उम्मीदवार आएंगे, यानी उनका ये इशारा है कि हम यहाँ रुकने वाले नहीं, हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। लेकिन इस बात को समझ लेना चाहिए कि कई बार जो पासा उल्टा पड़ जाता है उसकी कल्पना नहीं है, क्योंकि लोग ये बात कह रहे हैं कि कुल मिला के 2004 जैसे हालात हैं जब बीजेपी की सरकार को ये लग रहा था कि देश में बड़ा फील गुड फैक्टर चल रहा है, तो ऐसा ही बीजेपी के तमाम नेताओं को लग रहा है कि देश में फील गुड है, राम मंदिर बन गया है, 370 अनुच्छेद 370 खत्म हो गया है, तो अब हमारे लिए रास्ता खुला है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि अभी दीपक जी ने जो बातें गिनाई, नोटबंदी से लेके वर्तमान में जो घटनाक्रम है ईवीएम तक, और कांग्रेस के लोगों को तोड़कर जबरदस्ती दबाव डालकर अपने यहाँ लाने की कोशिश है, उससे साफ है कि लोगों के मन में बीजेपी के प्रति श्रद्धा या अंधविश्वास जो भी कहें, वो भाव कम हो गया है। और जो लोग पहले बीजेपी की शरण में थे, संघम शरणम गच्छामि करते थे, वो लोग अब विचार बदल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के अंदर खुद इतने संघर्ष के हालात हैं। अब मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की जिन सीटों पे बीजेपी के दिग्गज खड़े हुए, वे अपने संसदीय क्षेत्र से कहीं निकल के नहीं जा पा रहे, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या शिवराज सिंह चौहान हो। ऐसे बड़े बड़े दिग्गज जो अपने आप को दिग्गज मानते थे, अपने संसदीय क्षेत्रों में सिमट गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बार उनका जीतना आसान नहीं है। प्रधानमंत्री जिस तरीके से बार बार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, ये भी लोगों को बताता है कि बीजेपी की दशा अच्छी नहीं है, वरना प्रधानमंत्री बार बार मध्य प्रदेश के दौरे पर क्यों आते? और वे उन्हीं क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां राहुल गांधी जा रहे हैं या प्रियंका गांधी गई है। जाहिर है उनके निशाने पे वही है कि कहाँ राहुल गांधी जाते हैं, कहाँ प्रियंका गांधी जाती है। और राहुल गांधी ने आज बता ही दिया अपने मतदाताओं से बात कह के अपने भाषण में कि आप कहिए खटाखट, तो उनके खटाखट का मतलब ये कि जो राहुल गांधी ने पहले एक भाषण दिया था कि अगर कांग्रेस की सरकार या इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो हम खटाखट गरीबी हटाने का काम करेंगे, उसी की नकल करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था खटाखट। तो उसका जवाब आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की बात का जवाब दिया कि खटाखट ऐसे होता है। अगर 22 लाख करोड़ उद्योगपतियों के माफ किए जा सकते हैं तो देश की गरीब जनता के भी पैसे माफ किए जा सकते हैं और बहनों को 1 लाख रुपए साल दिए जा सकते हैं। वैसे एक बात तय है कि मध्य प्रदेश में और देश में कांग्रेस
कि जो भी वादे हैं, जो भी वायदे हैं, जो नीतियां हैं, बीजेपी तमाम राज्यों में और तमाम जगहों पर उसी की प्रतिलिपि, उसी की कॉपी करती आ रही है। और मध्य प्रदेश में जिस लाडली बहना का बहुत ज्यादा प्रभाव बताया जाता है, वो लाडली बहना योजना भी कांग्रेस की ही योजना थी, लेकिन उस योजना को बीजेपी के नेताओं ने अपने यहाँ ले लिया और उसका क्रेडिट लेने में कभी बिल्कुल नहीं चूके। राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी बातें इस चुनाव के दौरान हम कर भी रहे हैं और उसमें एक विश्लेषण करने की कोशिश की आने वाले समय में क्या कुछ होने जा रहा है, ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है और उसके साथ साथ तीसरे चरण का मतदान वो उसको हम किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं। लेकिन इस बीच क्या कुछ मेगा प्लान है विपक्षी दलों का, खासकर कांग्रेस पार्टी का, और आज चिट्ठी क्यों लिखी है आखिर राहुल गांधी ने, ये सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच जरा स्क्रीन पर ठीक से ले आइए। हाँ, प्रचार के लिए क्या है प्रियंका गांधी का प्लान। प्रियंका गांधी एक्चुअली लगभग 12 दिन, देखिए दिन 12, टारगेट 400-500 क्षेत्र, रोजाना 20 गांव जाएंगी। ये सब कुछ अमेठी का प्लान है प्रियंका गांधी का। विश्वास पात्र कार्यकर्ता तैनात हैं, कोर टीम 500 लोगों की कोर टीम है प्रियंका गांधी की। स्ट्रेटेजी मीटिंग है, रोजाना होनी है। सोशल मीडिया पर बिल्कुल तीव्र हमला होगा, यानी कि धड़ाधड़ खटाखट पोस्ट किए जाएंगे। ये सारी चीज़ें प्रियंका गांधी के प्लान जो हैं वो आ गए हैं। प्रियंका गांधी का 12 दिन का अमेठी का जो प्लान है, यानी आज पहुंच चुकी हैं प्रियंका गांधी। आज 6 तारीख है और अभी से 18 तारीख तक प्रियंका गांधी कहीं टस से मस नहीं होने वाली हैं, उसी अमेठी और रायबरेली में रहने वाली हैं और रोज़ 20 गांवों में वो भ्रमण करेंगी, घूमेंगी और लोगों से जनसंपर्क करेंगी। सीधा संपर्क प्रियंका गांधी करने जा रही हैं। तो एक मेगा प्लान सामने आ चुका है प्रियंका गांधी का। और आप जानते हैं कि रायबरेली और अमेठी दोनों के लिए 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को कांग्रेस ने ऑब्जर्वर बनाकर भेज दिया है, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को, इन दोनों को भी वहां भेजा गया है। तो ये सब कुछ पूरा का पूरा प्लान, और इन प्लानिंग के बीच में एक प्लान और है, वो है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक नहीं बल्कि 6 मेगा जनसभाएं साथ करेंगे, रोड शो करेंगे। तो एक अलग माहौल उत्तर प्रदेश में बनाने की कोशिश, और ऐसे भी हो भी क्यों नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं। इन 80 सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और उसमें से राहुल और प्रियंका और अखिलेश यादव ये सब आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं, इस पर और बहुत सारी बातें हम करेंगे। लेकिन साथ साथ कल का जो चुनाव है वो किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये समझें। आइए अमलेंदु जी आपसे समझूं, किस दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है आपको तीसरा चरण? अनम्यूट कीजिए प्लीज। आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार फिर से आना चाहता हूं राहुल लाल जी आपके पास। राहुल लाल जी जरा अपनी बातों को आगे बढ़ाइए। नहीं, देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था कि इंदौर का इफेक्ट क्या पड़ रहा है पूरे देश के ऊपर। देखिए मैं उसको इंदौर का इफेक्ट कह लीजिए, सूरत का इफेक्ट कह लीजिए। ध्यान रहे कि कल गुजरात के जो है कि लोकसभा सीटों पर भी कल ही चुनाव होने हैं। देखिए बीजेपी से जो सवाल उठ रहे हैं इस समय कि भाई अगर आप जीतने में इतने ही सक्षम है तो फिर आपको सूरत में क्यों सभी प्रत्याशियों को जो है कि आपको बिना चुनाव कराए आपको जीतने का क्या शौक पड़ा हुआ था। या फिर हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी राजीव जी कि गांधीनगर में ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई और कैसे जो है कि गृह मंत्री जो अपने आप को कहते हैं कि बड़े शक्तिशाली हैं वो, तो फिर उन्हें क्यों ये चिंता हो गई कि वहां की जनता उन्हें वोट नहीं देगी और विपक्ष के प्रत्याशियों को बैठा दिया जाए या फिर उन्हें चुनाव प्रचार न करने दिया जाए। इसका इंपैक्ट हर तरफ पड़ रहा है। देखिए इसका मतलब क्लियर है कि गुजरात का जो दुर्ग है वह अभी भारतीय जनता पार्टी का सुरक्षित दुर्ग नहीं बचा हुआ है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से वहां पे प्रचंड और अप्रत्याशित बहुमत प्राप्त किया, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी को झटका लगने वाला है, तभी उन्हें इस प्रकार के प्रोपेगेंडा को अपनाना पड़ रहा है। अच्छा मैं कह दूं कि अगर इंदौर और सूरत मॉडल को लेकर अगर उत्तर प्रदेश में क्या प्रभाव पड़ा, तो मुझे लगता है कि कभी कभी कल के लोकसभा चुनाव पे मैं अगर चर्चा करूं तो कभी कभी होशियारी खतरनाक भी हो जाता है राजीव जी, और वो बीजेपी को महंगा पड़ा। कहां महंगा पड़ा? बरेली लोकसभा से। देखिए अभी हम लोग इंदौर में चर्चा कर रहे थे कि वहां पे किस तरह से सुमित्रा महाजन लंबे बार कितने टर्म की सांसद रही, वैसे हम लोगों ने देखा बरेली में संतोष गंगवार जी का इन्होंने टिकट काटा, 8 बार के सांसद थे और वहां बड़े विद्रोह की स्थिति बनी। उसी बीच में वहां पे बहुजन समाज पार्टी ने भी
एक गंगवार समुदाय के ही एक छोटे गंगवार, उनको जो है कि टिकट दिया था। तो बीजेपी को यह डर लगा राजीव जी कि कहीं ऐसा ना हो कि संतोष गंगवार का टिकट उधर कटा है और एक छत्रपाल गंगवार, एक नए नवेले नेता को बीजेपी ने टिकट दिया तो गंगवार वोटों का डिवीजन ना हो जाए। और उन्होंने किया बहुजन समाज पार्टी का पर्चा जो है वो खारिज कर दिया राजीव जी कि भाई कहीं, और चूंकि वहां पे समाजवादी पार्टी ने एक परवीन सिंह नरम बड़े मजबूत प्रत्याशी को टिकट दिया है, वहां पे जमीनी स्थिति यह बन गई का बहुजन समाज पार्टी का कोई प्रत्याशी तो मैदान में है नहीं। और राहुल गांधी ने जो तमाम मामले उठाए हैं, विपक्ष ने जो मामले उठाए हैं, संविधान की रक्षा सुरक्षा का मामला, ऐसे स्थिति में जो बहुजन समाज पार्टी के जो बेस वोटर थे वो वहां पे बरेली में खिसकते हुए जो है, जो अगर बीएसपी खड़ी रहती तब तो बीएसपी के पास जाता, लेकिन बीएसपी के अनुपस्थिति में वो भी जो है समाजवादी पार्टी के खेमे में जा रहा है। तो इसलिए कई बार आप एक दूसरे नुकसान को कम करने के लिए वो इंदौर मॉडल और वो वाला मॉडल, आप सूरत मॉडल लेके आ जाते हैं। लाभ बीजेपी को मिलना था, लेकिन लाभ अंततः वो समीकरण भी ऐसा बना कि उसका लाभ भी जो है कि वो टीम इंडिया के गठबंधन को मिल रहा है। मैं दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से कहूंगा कि इस पूरे चुनाव में, चूंकि अगर हम लोग देखें कि लोगों ने बड़े अच्छे से समय दिया बीजेपी के लोगों को, 2014 में जीते, 19 में जीते, 10 साल देखने के बाद अगर देखिए 2000 लोगों को लग रहा था कि शायद अभी एक कार्यकाल और देके देख दिया जाए इस सरकार को, इसलिए उस समय नोटबंदी के मामले पर जनता ने माफ कर दिया। तमाम तरह की चीजों को लोगों ने उनको लग रहा था शायद बाद में इसके कुछ बड़े परिणाम आए, लेकिन वर्तमान में जो स्थितियां हैं जनता को अब समझ में आ गई कि भारत एकलौता देश है, कहीं भी फील्ड में जाइए राजीव जी, लोग बोलते हैं एक तो बेरोजगारी के मामले में, दूसरा चीज महंगाई के मामले में, तीसरी बड़ी चिंता लोगों की है कि भारत में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो जीएसटी, भारी जीएसटी लगाया गया है, दुनिया में एजुकेशन के सेक्टर में किताब कॉपियों पे इतना भारी भरकम जीएसटी लगाने वाला भारत एकलौता देश है। हर कोई कहता है कि हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कैसे कराएंगे, यानी मोदी जी की सरकार नहीं चाहती है कि हम अपने अगली पीढ़ी को पढ़ा लिखा सकें, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे आप शहरी क्षेत्र हो। यह भी एक बड़ा मामला बना पड़ा हुआ है, गलत ढंग से जो जीएसटी लगाया गया। थोड़ा रोकना चाहूंगा, प्रियंका गांधी इस वक्त रायबरेली में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही हैं। आज देखिए इधर राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं के नाम चिट्ठी लिखते हैं, प्रियंका गांधी पहुंचती हैं रायबरेली और अमेठी, और अभी इस वक्त रायबरेली में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही हैं। सीधे चलते हैं, क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी, जरा सुन लेते हैं। सीधा लाइव चलते हैं हम रायबरेली, सुनिए। मोतीलाल नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू जी के समय था, ब्रिटिश साम्राज्य के समय। पहली बार जब मोतीलाल नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू जी गिरफ्तार हुए तो यहीं रायबरेली में हुए। जब वो किसानों के आंदोलन में शामिल हुए तो ब्रिटिश साम्राज्य ने उनको गिरफ्तार किया। तब से लेकर आज तक जितनी भी लड़ाई हुई है चुनाव के समय रायबरेली में, वो हमेशा एक तरफ लोकतंत्र, एक तरफ सत्य, एक तरफ सच्चाई और दूसरी तरफ हमेशा किसी न किसी तरह का आतंक और एक ऐसी राजनीति जो जनता को सर्वोपरि नहीं रखती थी। और हमेशा इस लड़ाई में आप खड़े हुए हैं लोकतंत्र के लिए। आपने जिताया है सच्चाई को, सत्य को, और लोकतंत्र के जो मूल हैं, जो असूल हैं, उन्हीं को आपने जिताया है। कभी कभी आपको लगा कि आप नाराज हुए शायद, तब भी आपने सही रास्ता दिखाया। इंदिरा जी जब हारी रायबरेली से तो नाराज नहीं हुई आपसे, उस हार से वो सीखी, उस हार से उनके मन में ये भावना आई कि हाँ, जनता मुझसे नाराज है, मैंने कुछ गलत हो सकता है किया है, और फिर उस पर मंथन करके उन्होंने एक दूसरा रास्ता, अलग रास्ता पकड़ा और अगली बार चुनाव जीती। तो ये आपकी जो भूमिका रही है, रायबरेली की जनता की भूमिका, वो यही भूमिका रही है कि आपने इस देश के लोकतंत्र का प्रतीक यहाँ पे रायबरेली में पूरे देश को दिखाया है। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? आज देश की परिस्थितियां जो हैं कई स्तरों पे उनसे अलग नहीं है जो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य ने परिस्थितियां बनाई थी। क्यों? क्योंकि आज देश का जो गरीब है, देश का जो किसान है,
उसको एकदम नकारा जा रहा है। जितनी भी नीतियां 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बन रही हैं, वो किसी गरीब के बारे में सोचते हुए या उसकी समस्याओं को सुलझाने के लिए नहीं बन रही है, वो बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बन रही हैं। और आज ये सच्चाई है कि देश का किसान पिस रहा है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, धरती को सींचता है अपने पसीने से, लेकिन उसकी मेहनत की कमाई उसके लिए पूरी नहीं हो रही है। आज आप जॉब करते हैं या कहीं पे आपकी नौकरी मजदूरी लग जाती है किसी गरीब की, तो जितना भी कोशिश करे, जितनी भी मेहनत करे, काफी कमा नहीं पा रहा है कि उसका जीवन सुविधापूर्ण और अच्छी तरह से बीते। चाहे बच्चों की शिक्षा हो, चाहे आगे जाके रोजगार ढूंढना हो, कुछ भी हो, आगे बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और सब इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई समर्थन नहीं आ रहा है। सरकार की नीति यह है कि लो 5 किलो का राशन ले लो और हम आपको बड़े बड़े इवेंट दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे कि सब अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हो रही है, ये आपको बताएंगे। आपके जीवन में ये सच्चाई नहीं दिख रही है। जितने भी ऐसे संस्थान थे जो लोकतंत्र को मजबूत बनाते थे, उन सब को कमजोर किया हुआ है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। चाहे आप मीडिया को लें, चाहे आप कोर्ट्स को लें, न्यायपालिकाओं को लें, सबको पूरी कोशिश रही है कि इनको कमजोर किया जाए। चाहे आप संसद को लें, ये पूरी कोशिश रही है कि संसद की मजबूती भी कम की जाए, क्योंकि इनकी ये नीति है और इनकी ये इच्छा है कि जनता के जो अधिकार हैं वो कमजोर रहे और इनकी जो सत्ता है वो बढ़ते जाए। ये एकदम हमारे लोकतंत्र के जो असूल हैं उसके विपरीत है। आज देश में जो हो रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ आप बहुत सक्षम कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, पूरी तरह से आप जानकार हैं, आप समझते हैं कि देश में क्या क्या हो रहा है, राजनीतिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी। आप देख रहे हैं कि नफरत फैलाई जा रही है, आतंक भी फैलाया जाता है इनके उम्मीदवारों से। आप यहाँ रायबरेली में आपने खुद देखा है कि चुनाव आता है तो डर भय फैलाया जाता है, और चुनाव के समय भी, अगर चुनाव के समय नहीं तो बाकी समय के लिए भी ये परिस्थितियां रहती हैं आपकी कि आपको दबाने की कोशिश होती है, आपका शोषण किया जाता है। तो ये वो राजनीति नहीं थी जिसकी नींव महात्मा गांधी जी ने डाली। महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो आंदोलन किया वो इसलिए किया था ताकि जनता के अधिकार मजबूत हो। शायद वो सोच भी नहीं सकते थे कि एक दिन एक ऐसी सरकार आएगी इस देश में जो उन्हीं को देशद्रोही कह के ये कहेगी कि अगर हमें 400 सीट दे दो हम संविधान को बदल डालेंगे। वो सोच भी नहीं सकते थे शायद कि ऐसी स्थिति देश में कभी आएगी, कि देश के प्रधानमंत्री जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं या जिस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे यहाँ इस वक्त कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही हैं प्रियंका गांधी, और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश, कुछ ऐतिहासिक पहलू को सामने रखते हुए हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं मुकेश कुमार सिंह साहब। मुकेश जी, सीधे आपके पास आना चाहता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और सीधा आपके पास आना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ आपसे, कैसे आप देखते हैं फेज 3 जो तीसरा पार्ट है इस चुनाव का, जो कल मतदान है उसको, और क्या पहला और दूसरा जो पार्ट था उसी क्रम को आगे बढ़ते हुए आप देखते हैं या इसमें कुछ और परिवर्तन आप देख रहे हैं? पहली बात तो मैं यहीं से शुरू करूं कि मैं उसी क्रम को आगे बढ़ता हुआ देख रहा हूं और दूसरा और तीव्र होता हुआ देख रहा हूं। अब सवाल यह है कि ऐसा किस आधार पे देख रहा हूं, और ये सवाल बड़ा लॉजिकल होना चाहिए जी। देखिए राजीव, आप थोड़ा सा पीछे चलें फ्लैशबैक में और आप याद करें कि जिस समय इंडिया गठबंधन बनने की बात हुई उसके पहले जो बीजेपी का, खासतौर से प्रधानमंत्री का, क्योंकि उनके यहाँ सबसे बड़ा वोकल वॉइस तो वही है, तो उस समय जो
उससे पहले जो नैरेटिव था, यानी इंडिया गठबंधन के बनने से पहले जो नैरेटिव था, वो बार बार हमेशा यही बताने समझाने की कोशिश करते थे प्रधानमंत्री कि साहब कांग्रेस साफ हो चुकी है, कांग्रेस मुक्त भारत उन्होंने बना दिया है। हालांकि उनकी बात में क्या सच्चाई थी और क्या झूठ है, ये बीच बीच में कई चुनावों में सामने आया। कांग्रेस की कमजोरियां भी दिखी और कांग्रेस की मजबूती भी दिखी। उसके बाद एक स्टेज आती है जब इंडिया गठबंधन बनता है, और इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से कोई तो थी नहीं कि कई पार्टियों का उसमें विलय हो गया, वो एक गठबंधन था। तो वो गठबंधन जब बनता है तो उस गठबंधन के बारे में प्रधानमंत्री का अल्फाज क्या है, जरा गौर कीजिए, याद कीजिए वो शब्द घमंडिया गठबंधन जी। यानी आपने अपने सबसे प्रोमिनेंट अपोनेंट के में इस तरह के अल्फाज, इतने डिग्रेडिंग अल्फाज इस्तेमाल किए, जो ये बताता है कि आपको पहले दिन से ये बात समझ में आ रही थी कि ये गठबंधन आपके लिए बड़ी चुनौती कर सकता है। तीसरी बात, इसी गठबंधन से जुड़ी हुई देखिए आप, ये ठीक है कि ये गठबंधन एब्सोल्यूट परफेक्शन के साथ चुनाव में नहीं आ पाया, बहुत जबरदस्त तैयारियों के साथ नहीं आ पाया, लेकिन अगर ये 100 में से 90 और 100% की तैयारी के साथ भी आया है, तो जरा देखिए कि प्रधानमंत्री इसकी तैयारियों को लेकर के, इसकी परफॉर्मेंस को लेकर के, इसके नैरेटिव्स को लेकर के और अपने खिलाफ उभरी आवाजों को लेकर के पूरे चुनाव में किस तरीके से बौखलाए हुए नजर आए हैं। ये बौखलाहट क्यों है, और उसी बौखलाहट में, जैसा अन्य साथियों ने भी कहा पैनल के, उसी बौखलाहट में आप जोड़ के देखिए सूरत, आप जोड़ के देखिए, और जैसे अभी बात हुई बरेली की सीट की, जैसे बात हुई सुमित्रा महाजन नित्यात के एपिसोड पे, ये बात कोई एक इक्का दुक्का, वो एक बड़ी कद्दावर नेता है, उनके अंदर जमीन आज भी बचा हुआ है, और उन्होंने अपनी पार्टी से कहा कि आपको ये करने की जरूरत क्या थी। अब आइए आप दूसरी तरफ चलिए, जिसकी बात भी आपके इस बुलेटिन में हुई है, और वो ये कि नोटबंदी से लेकर के और ये कोरोना तक, और उसके बाद जो चीज आपकी सामने आती है वो आती है इलेक्ट्रल बॉन्ड। ये हर बात ऐसी है जो इस देश की जनता को ये आसानी से समझने दे रही है कि बीजेपी ने, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की, जो बातें की, जो भाषण दिए, जो आश्वासन दिए, जो ख्वाब बेचे, वो सब के सब खोखले निकले, झूठे निकले, कमजोर निकले। और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि विपक्ष के नेताओं की बातों में सब, अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ XYZ टाइप की कार्रवाई कर रहे हैं, तो विपक्ष का साफ साफ, या देश के लोगों को यह साफ साफ दिख रहा है कि भैया भ्रष्टाचार के नाम पे तो आपने वॉशिंग मशीन लगा रखी। दूसरी तरफ आपका नैरेटिव देखिए, आप महिलाओं के मामले में जहां जहां जो आपकी कमजोर नस है उस पर आपकी जुबान नहीं खुलती, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, चाहे वो ये प्रज्वल रेवन्ना का मामला हो, और अन्य सैकड़ों दर्जनों मामले आप देखिए। आपके पास पर्चा लीक के बारे में आपकी जुबान नहीं खुलती, कहां खुलती है? विरोधी पार्टी की राज्यों में जी। समस्या है, पर्चा लीक एक समस्या है, तो चाहे वो आपके राज्य में हो, अरे भाई देश तो आपका है, बिल्कुल, आप उसके एक समान तरीका क्यों नहीं अपना सकते? अगली बात, आप देखिए कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के रूप में नरेंद्र मोदी से पहले भी बहुत लोग बैठ चुके हैं, लेकिन किस भाषा का, किसी के भाषणों का स्तर, किसी के नैरेटिव का इतना घटिया, इतना कमजोर नहीं रहा कभी। जी। कहने का मेरा मतलब है कि तमाम बातें अगर हम सब जोड़ लें तो उससे ये बात दिखती है कि क्यों ऐसा है कि बीजेपी के अंदर, प्रधानमंत्री के अंदर बौखलाहट है। वो बौखलाहट है क्योंकि इन लोगों को ये साफ दिख रहा है कि ये देश एक इनर करंट से चल रहा है। ऊपर से विजिबल चीजें इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि मीडिया को आपने उसकी जुबान सिल रखी है, जो कन्वेंशनल मीडिया का, तो लोगों को कैसे पता चलेगा? आप अखबार पलट के देख लीजिए, विपक्ष से जुड़ी हुई खबरें वहां नहीं दिखेंगी आपको, विपक्ष क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं दिखेगा आपको, खाली मोदी जी दिखेंगे। ये सब बातें जनता समझ रही है और देख रही है, इसीलिए वो इनर करंट पैदा होता है, और जिस इनर करंट को जनता से जुड़े, जमीन से जुड़े होने के नाते हम पत्रकार लोग, हम राजनीतिक विश्लेषक लोग उसको आसानी से पकड़ पाते हैं। अदरवाइज और क्या स्थिति है?
जो बीजेपी इतनी मजबूत है हर तरीके से, धन बल से, राजनीतिक बल से, सारे के सारे जितने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है उसके बल से, तो भैया फिर तुम्हें बौखलाहट क्यों होनी चाहिए? बौखलाहट सिर्फ और सिर्फ इसलिए को अपने पैर जमीन खिसकती हुई दिख रही है। और उसी में कल का जो चुनाव है, 88 या 89 सीटें हैं मेरे ख्याल से चुनाव है, ये चुनाव भी 93 11 राज्य 93 सीटें। ओके, तो ये देखिए कि 93 सीटें भी तकरीबन आप मान के चलिए कि 20% नहीं तो 18-19% तो बैठ ही जाएगी 543 की, राइट? 18-19% के आसपास। तो इतने बड़े और विशेषता है कि ये सेक्शन वो है जहां पर कि मुकेश जी आपका वीडियो काफी डाउन है, मैं थोड़ा रोक रहा हूं। थोड़ी जानकारी दे दूं दोस्तों कि कल थर्ड फेज का मतदान है, 93 सीटों पे है, जिसमें से 2 सीटें और भी थी, 95 सीटें और 12 राज्य थी, जबकि अब 11 राज्य और 93 सीटें हो गई। इसलिए क्योंकि एक राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर, जो यूटी अभी आज की तारीख में यूनियन टेरिटरी, और वहाँ अनंतनाग में जो मतदान होना था कल, उसको बढ़ाकर 25 तारीख कर दिया गया है। इसलिए वो अब बाहर है इस मतदान से, यानी तीसरे फेज के मतदान से। और दूसरा राज्य गुजरात है, जहां पर कुल 26 सीटों पर मतदान होना है। 26 में से एक सीट, सूरत की सीट ऑलरेडी भाजपा जीत चुकी है, तो वो भी अब बाहर है। अब बचे 25, तो 25 की 25 सीटों पे कल मतदान होना है। इस प्रकार 93 सीटों पर कल मतदान है, और इन 93 में से 71 सीटें 2019 के हिसाब से, इन 93 सीट्स में से 71 सीटें बीजेपी के पास हैं। 71 सीटें बीजेपी के पास हैं। ये 26 सीटें आप वो भी रख लीजिए, गुजरात वाला भी, 14 सीटें कर्नाटक की भी, इन सबको मिलाते जाइए 71 सीटें हैं। और इन 71 के अलावा कांग्रेस के पास मात्र 4 सीटें हैं। इन 93 में से 2019 के हिसाब से मात्र 4 सीटें हैं कांग्रेस के पास, और अन्य के खातों में उस समय 18 सीटें आई थी, जो अदर्स दूसरे दल के हैं, दूसरे पार्टियां हैं। तो एक जानकारी सिर्फ दे रहा था, क्योंकि चर्चा हम कर रहे हैं कि कल क्या होने जा रहा है। कल देश का मूड किस दिशा में है, जनता किसको वोट देने जा रही है, क्या देश की जनता पहले और दूसरे फेज में जिस कदर वोट की डाली है, और वही स्टाइल, वही धारा जो है आगे भी रहने वाला है, या उसमें कुछ परिवर्तन आने जा रहा है, ये सब यहाँ पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ 5 साथी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आना चाहता हूँ मुकेश जी के पास, चूंकि उनका वीडियो थोड़ा सा अटक रहा था। मुकेश जी, ये जानकारी इसलिए भी क्योंकि देखिए 71 सीटें अगर यहाँ नहीं तो फिर कहीं नहीं, ये तय। और क्यों इंपॉर्टेंट है ये बार बार मैं कह रहा हूं, ये जो फेज है वो 102 वाला भी नहीं है जो पहला फेज, ये 89 वाला भी नहीं है जो दूसरा फेज था। ये फेज है मात्र 93 सीट्स, और 71 सीटें 2019 में यहां पर भाजपा जीत के आई थी। लेकिन इस बार क्या भाजपा उन 71 सीटों को अपने कब्जे में कर पाएगी? बहुत ही बड़ा सवाल है, और इस पर क्या कुछ कहेंगे मुकेश कुमार सिंह साहब? बिल्कुल बिल्कुल राजीव, बहुत 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 ही रोचक बात आपने आंकड़ों के आईने में लोगों को बताई और समझाई है। अब जाहिर सी बात है, इस 71 में से आप 71 बचा लेंगे क्या? एक सवाल ये है। 71 को बढ़ा करके कहीं और पहुंचा पाएंगे क्या? 80-85, या फिर आप नीचे गिरने वाले? अब इन तीनों को जरा सा हम लोग इवेल्युएट करके देखें। बड़ा सिंपल सा इवेल्युएशन है। 71 जो आपने पाई है वो आपने पाई है 2019 में, जो आपका हर तरीके से पीक था। कोई भी शक्ति दुनिया की अपने लंबे अरसे तक नहीं रही है। गुरुत्वाकर्षण के कुछ नियम हैं, आपको नीचे आना ही आना है। अब कहाँ आएंगे आप आएंगे राजस्थान में, यकीन जानिए आप आएंगे गुजरात में सूरत करके आपने बहुत बुरी तरीके से अपने ही संस्थों को, जो बीजेपी के सिंपैथाइजर रहे हैं, उनके भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को आपने डिसअपॉइंट किया है। वो ये कतई नहीं चाहेंगे कि हम बीजेपी को तो जिताएं, लेकिन एक ऐसी बीजेपी को जिताएं जो बाकी तमाम संवैधानिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दे, जो चुनाव को इस तरह से हाईजैक कर ले, ये कतई नहीं चाहेंगे। तो गुजरात में भी आपको बहुत अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिल सकते हैं, यकीन जानिए। गुजरात में अगर आप 1, 2, 3 सीटों पर भी, पहले भी ऐसा तो नहीं है कि गुजरात में एक तरफा मुकाबला था,
आमने सामने का मुकाबला तो था ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। तो अगर एक दो सीटें भी अगर आप वहां गच्चा खा जाते हैं तो वो आपके लिए नुकसान है। यही स्थिति मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की खबर यह है कि यहाँ कम से कम 8 से 10 सीटों पर ऐसा कड़ा मुकाबला है कि थोड़ा सा हवा का रुख मतदान होते होता तो वो बीजेपी के हाथ से तोते उड़ जाएंगे जी। यही स्थिति राजस्थान में है। यही स्थिति राजस्थान में, यानी अगर इस 71 में से बीजेपी को 30-35 सीट का भी नुकसान होगा, ये नुकसान बीजेपी के लिए बेहद भारी है, बेहद भारी है। तो यही वो वजह है कि ये तीसरे दौर का जो मतदान है ये बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है। आप देखिए हमारे इस बुलेटिन में भी चर्चा हुई कि भाई प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जाकर कैंपेनिंग करने की जरूरत क्यों होनी चाहिए? अगर आप इतने ही शक्तिशाली हैं राजनीतिक तौर पे, इतना ही बढ़िया आपका कामकाज है, इतना ही बढ़िया आपका संगठन, ये वो हर चीज है, तो आपको वहां ताकत लगाने की जरूरत क्या है जी? वहां तो आपको वैसे ही जीत जाना चाहिए। लेकिन वो ताकत आपको इसलिए लगानी पड़ रही है क्योंकि आपको जमीनी स्तर पे ये संकेत मिल रहे हैं कि मोदी जी अगर आप यहाँ प्रचार करने नहीं आएंगे, यहाँ हवा बनाने नहीं आए, जो इत्तेफाकन कहीं नहीं बन रही, तो हमारे लिए यहाँ हवा पलट भी सकती है। राजनीति के तौर तरीके होते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कांग्रेस पार्टी जो अकड़ झोंक रही है, तो इनके सबसे प्रमुख विरोधी, इसमें कोई दो राय नहीं, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी। प्रदेश का जो चुनाव है, इस चुनाव में आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अपनी ताकत झोंक रही है। आज ही इस बुलेटिन में बात हुई, प्रियंका कैसे कंसंट्रेट कर रही हैं पूरी तरीके से रायबरेली और अमेठी पे। प्रियंका की उत्तर प्रदेश में मौजूदगी, राहुल और अखिलेश की उत्तर प्रदेश में कई रैलियों की तैयारी, ये सब कुछ ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश जिसे ये अपना अभेद्य दुर्ग की तरह देखने लगे थे, वहां की स्थितियां अच्छी नहीं है जी। और वजह साफ है, जैसा दीपक जी ने कहा कि ये जो खाया घाया समुदाय है ना भारतीय समाज का, खासतौर से मध्यम वर्ग का, जिनकी आमदनी कुल मिलाकर के प्रोटेक्टेड है, सैलरीड क्लास के रूप में, पेंशनर क्लास के रूप में, या अन्य वजहों से भी वो खाया घाया है, उस खाया घाये वर्ग से कोई फर्क नहीं पड़ना। इस चुनाव के आखिर में भी हम पाएंगे कि बीजेपी 28-30% के अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक को इंटैक्ट रखने में सफल रहेगी, लेकिन ये इसके हाथ से वो वोट हट जाएगा, वो वोट निकल जाएगा जिसके माध्यम से कि स्विंग करके ये 2014 में 2019 में सत्ता में आती है और अपने आप को और कंसोलिडेट करती है। तो ये जो फर्क है, बीजेपी ऐसी कमजोर हमें नहीं दिखेगी कहीं कि नहीं जी, उसका तो कोई नाम लेवा भी नहीं बचा। कांग्रेस भी नहीं दिखी थी, अपने सबसे खराब दौर में भी कांग्रेस 30%, 32%, 35% वोट लेके जितना रही ना, तो वही चीज अब इनके साथ होगी। इंडिया साइनिंग हम इस बार देखने जा रहे हैं, जो इंडिया साइनिंग का हश्र हम लोगों ने 2004 में देखा था, वही अब 24 में देखने जा। क्या कुदरत की लीला है, घड़ी अब घूम रही है। बिल्कुल, क्या 2004 रिपीट होने जा रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है जो आप मुकेश जी कह रहे हैं। 2004, 2024, 20 साल बाद क्या 2004 को फिर से रिपीट होते हैं हुए हम देखेंगे? पहला फेज, दूसरा फेज, उस पर उससे कुछ उम्मीदें जो हैं इंडिया गठबंधन की बढ़ी हैं। क्या ये उम्मीदें बरकरार रहेंगी तीसरे फेज में भी? 71 सीटें जीतकर पिछली दफा 2019 में यहां नंबर 1 पर बनी हुई और मात्र कांग्रेस के पास 4 सीटें हैं। क्या कांग्रेस अपनी सीटों में इजाफा करेगी? सवाल बहुत सारे हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, आ रही मेरी आवाज आप तक? मेरी आ रही है जी? आ रही है। अमलेंदु जी, अपनी बात रखिए जरा, कैसे देखते हैं आप? उधर प्रियंका गांधी रायबरेली में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही हैं, लगातार 12 दिनों तक डेरा डाली हुई हैं, एक गेस्ट हाउस इन्होंने ऑफिस बना लिया है, वहीं रहेंगी। उसके बाद रोज 20 गांवों का दौरा करेंगी, डोर टू डोर कैंपेन करेंगी, और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को उतार दिया गया है, भूपेश बघेल और अशोक गहलोत। सब कुछ रायबरेली और अमेठी पर फोकस। रायबरेली अमेठी कितना रिफ्लेक्ट करेगा पूरे देश की राजनीति में? राजीव जी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से देश की राजनीति में रायबरेली और अमेठी रिफ्लेक्ट करेंगे। और ये सिर्फ रायबरेली और अमेठी का चुनाव नहीं होगा, बल्कि यहाँ से पूरे देश को संबोधित किया जाएगा। जिस तरीके से प्रियंका गांधी वहाँ डेरा डाल रही हैं, और एक तरीके से राजीव जी जो अगले आने वाले 5 चरण हैं उनका सेंटर एक तरीके से रायबरेली और अमेठी हो जाएंगे, क्योंकि अब पूरा चुनाव उसी तरफ है, पूर्वांचल में ही चुनाव होंगे अगले चरण के सारे, और यहीं से जो है पूरे देश भर में एक तरीके से हवा फैलेगी।
अमेठी रायबरेली से बनारस तक मार की जाएगी, आजमगढ़ भी मार की जाएगी, बिहार भी मार की जाएगी, सब तरफ मार की जाएगी। संकट राजीव जी ये है भारतीय जनता पार्टी के सामने कि उसके पास ले दे करके एक ही स्टार प्रचारक है, वो है नरेंद्र मोदी, जबकि इंडिया गठबंधन के पास कई स्टार प्रचारक हैं और सब अपने में मजबूत हैं। राहुल गांधी भी हैं, प्रियंका गांधी भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, मतलब बिहार में उधर हैं तो उत्तर प्रदेश में इधर हैं। सबके पास जो है स्थानीय भी हैं और मजबूत जो है वो स्टार प्रचारक हैं और जिनका अपना जनाधार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास केवल नरेंद्र मोदी हैं, जिनको महाराष्ट्र से लेकर के और पूर्वांचल में बनारस तक सब जगह उन्हीं को जो है वो जोता जाना है एक तरीके से। स्थिति राजीव जी ये है कि जैसे हमने कल भी बताया था कि बरेली में जो है प्रधानमंत्री को 2 बार जाना पड़ा, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 बार जाना पड़ा। महाराष्ट्र में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 बार जा चुके और आगे भी उनके कार्यक्रम लगने वाले हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 बार उनके कार्यक्रम लगेंगे। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मतलब मुंह में छा आ गए भारतीय जनता पार्टी के कि नरेंद्र मोदी को एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 बार जाना पड़ रहा है। वरना राजीव जी अमलेंदु जी सबसे बड़ी बात कि अयोध्या जाना पड़ा। जी अयोध्या भी जाना पड़ा, राम का नाम लेना पड़ रहा है, मंदिर के दर्शन, रामलला के दर्शन साष्टांग करने पड़े। वो तो सही है राजीव जी, वो तो गदा उठा के हनुमान जी ने नहीं मारी, वरना हनुमान जी का नंबर आ रहा है अभी, चूंकि हनुमान जी को इस्तेमाल किया है उन्होंने फिर बीच चुनाव में हनुमान जयंती के दिन, तो हनुमान जी भी अपना रौद्र रूप दिखाएंगे। तो जिस तरीके से राजीव जी ये सारे समीकरण बन रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंभीर संकट में फंसे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी गंभीर संकट में फंसी हुई है। हर आम आदमी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहा है और ये सवाल पूछ रहा है कि भाई 10 सालों में आपने किया क्या है इस देश के लिए, वो आप हमको जवाब दीजिए। और अब राजीव जी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आपने किया क्या है, सवाल ये है कि आपने जो बुरा किया है उसका भी हिसाब दीजिए। अब बातें हो रही है नोटबंदी में किस तरीके से लोग कतारों में लग करके मर गए, किस तरीके से लोगों का नुकसान हुआ। अब बातें हो रही है कि किस तरीके से कोरोना के दौरान जो लोगों की जानें गई हैं, किस तरीके से लाशें गंगा में तैरती रही हैं, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है। आपने तो ताली थाली पिटवा दी थी और आपने वैक्सीन बनाने वाले से पैसा भी ले लिया, चंदा भी ले लिया और लोगों को मरने के लिए आपने छोड़ दिया और अभी भी लोग मर रहे हैं। राजीव जी जिस समय कोरोना की दूसरी लहर जो थी वो आना शुरू भी नहीं हुई थी, एक हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने हमको फोन करके कहा, उन्होंने कहा कि उपाध्याय जी जितने लोग कोरोना से नहीं मरे हैं आप इंतजार कीजिए 4 साल का, इससे ज्यादा लोग जो है वो इस वैक्सीन से मरेंगे। और वो डॉक्टर है होम्योपैथी के बुजुर्ग, उनका ये कहना था। और राजीव जी वो चीजें एक तरीके से सामने आ रही हैं, जिस तरीके से लगातार खबरें आती हैं कि अचानक मालूम पड़ा नाचते नाचते और आदमी खत्म हो गया जी। नौजवान जो है मालूम पड़ा वो खत्म हुए जा रहे हैं। अब मालूम पड़ रहा है कि इसके पीछे क्या है, तो यहाँ तो कहा जा रहा है कि नहीं हमारी वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि हमारी ईवीएम जो है वो एकदम पवित्र गाय है, बिल्कुल ये तो हैक हो ही नहीं सकती है, बाकी सब कुछ हैक हो सकता है, DRDO की वेबसाइट हैक हो सकती है, सब कुछ हैक हो सकता है, नासा की वेबसाइट हैक हो सकती है, मगर ये ईवीएम जो ये हैक नहीं हो सकती है, ये चूंकि नरेंद्र मोदी की ईवीएम। इसी तरीके से जो है ये इसको लेकर के वैक्सीन को लेकर के यहाँ कहा जा रहा है सब ये हमारी वैक्सीन एकदम ठीक है। वो यूके में जो थी मतलब जिसका फार्मूला लेके आपने वैक्सीन बनाई है, तो जिसका फार्मूला है वो फार्मूला गलत है, लेकिन उस फार्मूले पे बनी हुई वैक्सीन यहाँ एकदम सही है, चूंकि नरेंद्र मोदी जी की पार्टी ने उससे चंदा ले लिया है, इसलिए ये वैक्सीन एकदम सही है। तो ये सवाल राजीव जी अब लोगों के सामने उठ रहे हैं और लोगों के दिमाग में वो सारी यादें ताजा होती जा रही हैं जो कि कोरोना काल के दौरान घटित हुई, किस तरीके से गंगा में लाशें हमने तैरती हुई देखी है। और राजीव जी अब जो चरण आ रहे हैं जहाँ चुनाव होना है, ये सारा वही चरण है जहाँ गंगा में लाशें तैरती हुई दिखाई दी हैं, तो तैरती हुई लाशें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से अपना हिसाब निश्चित तौर पर मांगेंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल गंगा यानी और वैक्सीन की बात बहुत अभी हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी भी कह रहे थे, वैक्सीन भी एक बहुत बड़ा मामला है जिस पर सर्टिफिकेट पर आप नरेंद्र मोदी की तस्वीर देखते थे। और आप याद कीजिए कि जब आप विदेश दौरे पे थे कई लोगों की ऐसी तस्वीरें भी आई थी कि वो विदेश गए तो वो लोग पूछ रहे थे, वहाँ पर इमिग्रेशन में पूछा जा रहा था कि यहाँ पे प्रधानमंत्री की तस्वीर क्यों है, हम आपसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आपने वैक्सीन लगवाई या नहीं, लेकिन आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले सर्टिफिकेट को क्यों दिखा रहे हैं। ये बातें इंग्लैंड में भी पूछी गई थी, ये बातें रूस में भी पूछी गई थी, ये बातें ऑस्ट्रेलिया में भी पूछी गई थी, अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए हमारे आपके बीच आई थी। लेकिन आनंद फानंद में अब जब ये पता चलता है कि कोविशील्ड जिन लोगों ने लगाया है उसमें कहीं गड़बड़ी है और जितनी भी अचानक मौतें हुई हैं उसमें कोविशील्ड के केसेस ज़्यादा हैं और ये ऑलरेडी माना गया है वहाँ इंग्लैंड के कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और एस्ट्राजेनेका जो पितृ संस्था मातृ संस्था जो भी कह लें, जिसके पास ओरिजिनल फार्मूला है, जिसके ज़रिए यहाँ आधार पूनावाला ने अपने यहाँ बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट ने,
और जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी को, बीजेपी को चंदा दिया था 55 करोड़ रुपए का, उसी में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी आखिर क्यों है? और उसके बाद से जब से ये खबर आई है, उस सर्टिफिकेट से नरेंद्र मोदी का चेहरा क्यों हट गया है? ये सवाल पूछा जा रहा है। कोविशील्ड या वैक्सीन क्या एक बहुत बड़ा धोखा, घोटाला है? ये अब देश की जनता पूछ रही है। क्या उसी तरह से जैसे नोटबंदी, क्या उसी तरह से जैसे जीएसटी, क्या उसी तरह से कोरोना और ऐसी बहुत सारी चीजें धीरे आने वाले समय में सामने आएंगी? इस चुनाव में इन सारी बातों का हिसाब किताब किया जा रहा है जनता के जरिए। जनता साइलेंट है, चुप है, लोग निकल के नहीं आ रहे हैं। एक बार आना चाहता हूं राहुल लाल जी आपके पास। राहुल लाल जी, ये साइलेंट मोड में क्यों जनता चली गई है? इस बार बोल नहीं रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं, मैं भी घूम रहा हूं, देख रहा हूं, कोई बोल नहीं रहा। ये मन में क्या चल रहा है? कई लोग निकल ही नहीं रहे हैं, कई लोग वोट नहीं डाल रहे हैं, कई लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल वो क्षत्रिय समाज अलग कह रहा है कि वोट नहीं डालना है। क्या चल क्या रहा है? राजीव जी देखिए, जनता के बीच में लोगों ने निर्णय काफी पहले ले लिया है कि किन्हें वोट करना है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध मतदाता हैं। उन्हें अब वो बीजेपी से काफी ज्यादा नाराज हैं, तो बीजेपी से नाराजगी के कारण अब उन्हें ये लग रहा है कि भाई 42 डिग्री 45 डिग्री का टेम्परेचर है, तो वो अब विपक्ष को वोट देने के लिए वो जाएंगे नहीं है। बीजेपी से नाराजगी की स्थिति है, वो घरों में बंद है। और वो अगर हम लोग पहले के 2014-2019 के लोकसभा चुनाव को अगर देखें, तो सबसे ज्यादा बोल कौन रहा था? सबसे ज्यादा बोलने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ही कर रहे थे। इस चुनाव में अगर हम लोगों को शांति दिख रही है, तो वो शांति इसलिए दिख रही है कि बीजेपी के समर्थक कहीं कहीं वो निष्क्रिय अवस्था में जा रहे हैं। यही कारण है कि आपको याद होगा राजीव जी, प्रथम चरण के चुनाव की तिथि आप देखिए, वो कब, कहां से, वो उस समय आप देखिए 19 से वो स्टार्ट हो रहा है इलेक्शन जो है, 19 अप्रैल से, और 17 अप्रैल को रामनवमी था। उस समय भी राम नहर को जोड़ने का प्रयास किया गया। अमलेंदु जी ने सही कहा कि बीच में महावीर जयंती भी मनाया गया। उन सब चीजों से भी काम नहीं चला, फिर प्रधानमंत्री फिर से जो है कि राम मंदिर पहुंच गए। तो राम लहर जिसको वो उठाना चाहते हैं, उसको उठाने का प्रयास किया जा रहा है। और बीजेपी के लोग, जो सबसे चौंकाने वाला चीज बता रहा हूं राजीव जी, कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि बीजेपी के पास स्टार प्रचारक एक ही है, नरेंद्र मोदी जी। और बीजेपी के तमाम विधायक सांसद काम नहीं करते थे, उन्हें लगता था कि काम करने की क्या जरूरत है, मोदी जी आएंगे जिता देंगे। अब वही लोग कहते हैं कि मोदी जी ना आए हमारे लोकसभा सीट में, मोदी जी के आने से वोट घटने का डर लग रहा है। ये बीजेपी के लोग अंदर खाने बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो अपील था, जो 2014 में और 2019 में जो अपील थी उनकी, वो अपील 2024 में नहीं है। ऐसे स्थिति में जहां प्रधानमंत्री डबल दौरा कर रहे हैं, वहां सोचिए प्रत्याशियों की क्या स्थिति होगी। प्रत्याशियों ने, जो इनके पहले के सिटिंग सांसद हैं, उन्होंने जो 5 साल से हैं चाहे वो 10 साल से हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि वो 2 चुनाव लगातार जीतते रहे केवल मोदी जी के नाम से। इस समय वो भी धर्म संकट में है कि मोदी जी का फैक्टर काम नहीं चल रहा। उन्होंने जमीन पे खुद प्रत्याशी ने अपने स्तर से कोई काम नहीं किया है। तो स्थितियां देखिए, लोग तमाम आलोचनाएं करते हैं विपक्षी गठबंधन की, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी ने तो अपना राजधर्म कभी पूरा ही नहीं किया। वो फंसे हुए हैं। आप सोच के देखिए कि कोरोना का मामला नेपथ्य में चला गया था, लोग भूल भी गए थे राजीव जी, लेकिन अचानक से कोविशील्ड का जो मामला आया है, कोविशील्ड के कारण से कोरोना का पूरा मामला सामने में आ गया है। लोग कोरिलेट कर पा रहे हैं गंगा नदी में बहती हुई लाशों को, जो कोरोना काल में हुआ था, जो दृश्य उस समय भयावह दृश्य हम लोगों ने देखे थे, और लोग उन दृश्यों को भी जोड़ रहे हैं जो अचानक से लोग डांस करते हुए जो है कि हार्ट अटैक के शिकार हो जा रहे हैं, सड़क पर चलते हुए चले जा रहे हैं। ऐसे वायरल वीडियो की एक नहीं अनेकों संख्या है। अगर लोगों को, मतदाताओं को थोड़ा भी विश्वास हो जाता है मोदी जी के सरकार के ऊपर कि कम से कम यहां पर भी सरकार जो है कुछ वैक्सीन की जांच कराती, यहां के संवैधानिक व्यवस्था में भी आधार पुनावाला जी को सामने में आके कहना पड़ता कि हमारे साइड इफेक्ट है। भारत को उन्हें जवाब नहीं देना पड़ा है, उन्हें दूर दराज कहां जवाब देना पड़ा है, उन्हें एक तरह से ब्रिटेन के हाईकोर्ट में जवाब देना पड़ा है। अगर वहां की संस्थाएं अगर दबाव न बना पाती तो सोचिए ये खबर भारत के लोगों तक पहुंचती भी नहीं। तो इससे राहुल गांधी का वो आरोप भी प्रमाणित हो रहा है कि सरकार की तमाम, चाहे वो रेगुलेटरी संस्थाएं हो, चाहे वो संवैधानिक संस्थाएं हो, सभी संस्थाओं को नष्ट कर दिया गया है। और आज आप सोच के देखिए, हम लोगों ने देखा अभी कि हमारे भारतीय मसाले के ऊपर विदेशों में किस प्रकार से तमाम जो की पाबंदियां लग रही है।
जो भारतीय एजेंसियां कह रही कि हमारे मसाले में कोई समस्या नहीं है जी। तो हमारे गुणवत्ता मापन वाले जो तमाम यंत्र हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। सवाल तो खड़े होंगे ना राजीव जी, कि जब आप चंदा लीजिएगा और चंदा लेके तमाम आरोपों से आप मुक्त कर दीजिएगा। आप देखिए दवाइयों की बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके ट्रायल जो है कि फेल हो रहे हैं। आज हम और आप जो दवाइयां यूज कर रहे हैं वो ट्रायल फेल वाली दवाइयां यूज नहीं कर रहे हैं, इसकी गारंटी कौन लेगा? कौन उन्हें देखने वाला है और कौन उन्हें रोकने वाला है राजीव जी? जी बिल्कुल। जरा एक बाइट सुनाना चाहता हूं। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में ग्वालियर में करनी सेना के लीडर क्या अपील कर रहे हैं, जरा सुन लीजिए। और ये ग्वालियर है और ग्वालियर गुना इन सब एरिया में अभी चुनाव होना है। गुना से लड़ रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और कल का चुनाव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए भी क्योंकि मध्य प्रदेश के 3-4 बड़े बड़े जो नेता हैं उन सब की किस्मत दांव पे लगने वाली है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिग्विजय सिंह भी हैं। ऐसे नेता हैं, ये सब कल चुनावी मैदान में हैं। लेकिन करनी सेना के जो नेता हैं वो शपथ भी दिलवा रहे हैं और कह रहे हैं, हमारे माइक आईडी में हमारे रिपोर्टर से जो बात कर रहे हैं सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद की उम्मीदवार राजकोट के पुरुषोत्तम रूपाला की तरफ से जो एक टिप्पणी की गई राजपूत महिलाओं पर कि इनका रोटी बेटी का व्यवहार था, इनका संबंध था अंग्रेजों से, राजपूत राजा राजपूत अंग्रेजों के चरणों में गिरे रहते थे, उस बात को लेकर पूरे गुजरात में उबाल आया। हम लोगों ने आह्वान किया पूरे देश के युवाओं को साथ दे, सहयोग करें और ये तय किया गया कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के हम लोग खिलाफ रहेंगे। एक पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटने की मांग, एक मुट्ठी बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत खोने का हमने दावा किया था और आज पूरे देश में ये मांग है और हर जगह भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है राजपूत समाज की तरफ। जो कोर वोटर रहा है, हम कोई कांग्रेस के नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ चिल्ला चिल्ला, कांग्रेस से हमारा कोई लेन देन नहीं, कोई भी जीते। और अब की बार इनको मालूम चलना चाहिए कि राजपूत की महिला का सम्मान कितना जरूरी है सभी के लिए, हमारे लिए हर एक महिला का सम्मान जरूरी है। और राजपूत की महिला का सम्मान कर रहे हो, जो कोर वोटर है बीजेपी का, जिन्होंने खड़ा किया, बूथ एजेंट से लेकर दरी बिछाने तक का काम किया, और ये हमें अपमानित कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। हम लोग पूरे एमपी के चुनाव में हर एक लोकसभा क्षेत्र पर जाकर बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग वोट न देने की अपील करेंगे और अब की बार हराने की डिमांड करेंगे। कांग्रेस भी लगातार जो है महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी कर रही है, कांग्रेस प्रतिनिधि से बयानबाजी की है। तो सुन रहे थे आप, ये जो कुछ चल रहा है धरातल पे, क्यों आखिर विरोध हो रहा है वो हम नहीं बल्कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वही बता रहे हैं, वही आप तक रख रहा था। और थोड़ी देर पहले आपने देखा रायबरेली में प्रियंका गांधी, लेकिन अपने शेड्यूल को बता रही हैं, प्रियंका गांधी बता रही हैं कि आगे क्या कुछ करने वाली हैं, जरा उसको भी सुनिए। प्रियंका गांधी वहां पर रायबरेली में, और अभी आपने देखा कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रही थी, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रही थी। राहुल गांधी ने भी आज कार्यकर्ताओं के नाम चिट्ठी लिखा है और उस चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी ने जो अपनी बातें कही हैं वो आपने देख लिया। लेकिन उससे पहले, उसके बाद प्रियंका गांधी जब पहुंची हैं रायबरेली तो वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया उन्होंने और उसी में जो बातें रख रही हैं, जरा एक छोटी सी बाइट और सुनिए। शेरनी हो शेरनी, तो अब मैं यहां से हिलने नहीं वाली हूं जब तक 18 तारीख को मैं शेरनी हूं शेरनी। देखिए 18 तारीख को 5 बजे चुनाव आयोग मुझे कहेंगे कि आप चली जाओ, तब तक मैं यहाँ से हिलने नहीं वाली हूँ। हम दिन रात काम करेंगे, हम पूरे दिन भ्रमण करेंगे पूरे संसदीय क्षेत्र के और अमेठी के। रात को हम पूरी आपके कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखेंगे, जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, किस तरह से क्या करना है आप आके मुझे बताइए। दरवाजे खुले हैं पूरी दिन पूरी रात, मैं आपके लिए समर्पित हूं और मैं जानती हूं कि आप सब इस देश के लिए समर्पित हैं। धन्यवाद, धन्यवाद।
तो सुन रहे थे आप प्रियंका गांधी को, और अपनी बात शेरनी कह रही थी अपने आप को, और उसके अलावा 18 तारीख की शाम 5 बजे तक यहीं रहने वाली हूं, अमेठी और रायबरेली, अमेठी रायबरेली आने वाले समय में। और हॉट सीट तो है ही, और भी ज़्यादा हॉट होने वाली ये सीट, दोनों सीटें इसलिए हैं क्योंकि गर्मी का प्रकोप भी है, और साथ साथ यहाँ कार्यकर्ता जी जान लगाकर, चाहे कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों, वो लगेंगे। कल रात को जो कुछ हुआ अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के दफ्तर के बाहर, कांग्रेस दफ्तर के बाहर, आपने देखा कि वहाँ 12-15 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, कुछ लोगों को चोट भी आई। तो ये सारी घटनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि वहाँ वर्तमान सांसद स्मृति ईरानी वो परेशान हैं, क्योंकि कांग्रेस के दफ्तर के सामने, और ये कहा जा रहा है कि ये लोग भाजपा के लोग थे, जो वहाँ के लोग बता रहे हैं। जांच के बाद पता चलेगा कौन लोग किसके थे। लेकिन एक बार फिर से आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। दीपक जी, यहां से तीसरा फेज, हम भी अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने जाएंगे, लेकिन उससे पहले तीसरा फेज, क्या आपको लगता है कि पहले दूसरे की तरह ही होने वाला है? देखिए, बल्कि हमें शुरू तो यहाँ से करना चाहिए। 2014 की अब बात करें तो उस समय मतदाताओं के दिमाग में एक बात बहुत साफ थी कि भारतीय जनता पार्टी को हमें वोट क्यों देना चाहिए। तो उसके उनके पास कुछ जवाब थे। जिस प्रकार से बता दिया गया था कि जो कांग्रेस की सरकार ने 10 साल में बहुत, क्या मनमोहन सिंह की सरकार ने किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, कुशासन है वगैरह वगैरह, जो सब चीजें बाद में जाके बेकार साबित हुई। तो उस समय मतदाताओं के सामने बड़ी साफ बात ये थी कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी को क्यों वोट दिया जाए। लेकिन आज स्थिति राजीव जी ऐसे बदल गई है कि अब लोग साफ कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों न दिया जाए। तो उसके बहुत सारी जो पूरी की पूरी फेहरिस्त है उसके ऊपर हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड हो गया, वैक्सीन हो गया, मतलब लोगों की, इतने करोड़ लोगों की जान से खेलना ये कोई मजाक नहीं है। तो उसके बाद और नोटबंदी हो गई, जीएसटी हो गई। जीएसटी में भी राजीव जी बहुत सारे लोगों की जान गई है, बहुत सारे व्यापारियों ने उसके कारण, उस गब्बर सिंह टैक्स के कारण बहुत सारे लोगों की जान भी गई है, हम जानते हैं। तो इस प्रकार से अब लोगों के सामने कि हाँ ये कारण है हमारे सामने जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जो राजपूत समाज वाली जो बात है उसको मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं करता कि ये एक ठीक है, एक समुदाय वाला मामला है, इसका ऐसे सीधे सीधे राष्ट्रीय सरोकारों से इसका कोई बहुत ज्यादा ऐसा संबंध नहीं है। वो एक समुदाय का एक मामला है, वो किसको वोट देते हैं, वोटर तो है ही, वोटर तो है ही। हाँ वोटर है, नहीं वोटर है, नुकसान भी होगा, बड़ा भरता है। जी वोटर है। अगर वो अगर 50,000 की भी संख्या रखते हैं तो 50,000 नहीं बल्कि 5 वोट से भी जीत हार हो जाती है। एक वोट से सीपी जोशी हार गए, तो एक वोट से भी जीत हार होती है। तो इसलिए इनकी संख्या भी कम नहीं है। देश भर में अगर ये माहौल है डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, तो इनकी बातों में दम है। उत्तर प्रदेश में इनकी सभाएं हुई हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नहीं बल्कि 3 सभाएं हुई, पंचायत हुई हैं। कैसे इनको इग्नोर कर सकते हैं हम? नहीं, हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि उनका अपना एक फैसला लिया। जैसे बहुत सारे अलग अलग वर्ग क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इसका भी एक कारण है। जैसे युवा बहुत बड़े पैमाने पर जो रोजगार की बात की है कि 30 लाख वैकेंसी को भरा जाएगा, अग्निवीर खत्म किया जाएगा, तो इन कारणों से युवा वर्ग जो है वो भी आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी से हट के अब कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। मेरा कहना यह है कि जब 2014 में जब आए तो भारतीय जनता पार्टी के पास 2 चीजें थी। एक तो बहुत ही उस समय के अनुसार बहुत ही स्ट्रांग विमर्श था, नैरेटिव उनका बड़ा स्ट्रांग था, और एक बहुत ही मजबूत चेहरा भी था, वो था मोदी जी का। अब स्थिति ये हो गई राजीव जी की उनके सारे के सारे विमर्श तो फेल हो गए हैं। और जहां तक मोदी जी की चेहरे की बात बताऊं या छवि की बात, वैसे ही है कि सुबह जब आप दफ्तर जाते होंगे तो आपको मार्केट में ताजी सब्जियां दिखती होंगी, लेकिन शाम तक लौटते तक सब्जी वाले को उस पर पानी छिड़क के उसको ताजा रखना पड़ता है। तो 10 साल के बाद स्थिति ये हो गई है कि मोदी जी की छवि को पानी छिड़क के ताजा रखा जा रहा है। इतना जो है वो बासी हो चुकी है वो सब्जी। तो अब समस्या ये है कि इसको अगले 4 चरणों में और कैसे ताजा रखा जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज जो है ये भारतीय जनता पार्टी के सामने है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं आप देखिए छिटक गए हैं। मोदी जी नितांत अकेले हैं, थोड़ा बहुत सपोर्ट उनको जो है उनके जो काफी युवावस्था के साथी जो है अमित शाह, केवल वो उनका साथ दे रहे हैं। बाकी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में अब मोदी जी के बारे में वैसी बातें नहीं हो रही हैं। और जो सबसे बड़ी गलती जो की गई है मोदी जी की ओर से, उन्होंने 400 पार का नारा जो दिया है राजीव जी 400 पार। अब बीजेपी को ये उम्मीद रहेगी, ऐसा नहीं कि मोदी जी किसी प्रकार से सरकार बना लें, 272 ले आए, 300 ले आए, तो भी उनके ऊपर वैसे ही हमले होंगे।
भारतीय जनता पार्टी के अंदर इंटरनली ये बात उठी जाएगी कि आप तो 400 पार की बात कर रहे थे, कहाँ है वो 400। तो ऐसा नहीं कि छूट जाएंगे 200, 250, 300 लाके, वो ये 400 पार का नारा लाकर मोदी जी ने अपना संकट वो ले लिया है, इसकी बात भी उठेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये जो सारी चीजें हो रही है, हर राज्य की हम बात कर चुके हैं लगातार कि कहाँ कहाँ पे लोकल फैक्टर्स क्या हैं, लोकल इश्यूज क्या हैं, ये सारी बातें सामने आ रही है। इस प्रकार हम देखते हैं तो कहीं भी अगर गुजरात जैसी जगह में कहा जा रहा है कि यहाँ पे 5-7 सीटें भी जो है 4-5 से लेकर कई लोग तो 6-6, 8-8 सीटों का कह रहे हैं कि ये बीजेपी लूज कर रही है। अगर वहां पर 5-7 सीटें लूज कर रही है गुजरात में, तो आप समझ लीजिए कि कितनी समस्या बाकी राज्यों में भी हो सकती है, कितनी सीटें जो है वो लूज कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही कि मरुस्थल में अगर थोड़ी ठंड पड़ जाए, इसका मतलब है कि पहाड़ में जो है बर्फ गिर रही है, ये माना जाना चाहिए। तो आप अगर गुजरात में 2-4 सीटें जाती हैं तो नीचे अन्य राज्यों में अच्छे खासे नुकसान की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में खड़ी है, और इसी के साथ वो तीसरे चक्र में प्रवेश कर रही है, जो उसके लिए बहुत चैलेंजिंग होने जा रहा है। राजीव जी। जी बिल्कुल, तीसरा फेज बहुत चैलेंजिंग है और इस फेज में 11 राज्य हैं, 93 सीटें हैं और उनमें से 71 सीटें बीजेपी के पास हैं, मात्र ओनली 4 सीटें कांग्रेस के पास हैं। और क्या कांग्रेस इसमें इजाफा करेगी? क्या बीजेपी यहाँ लूज करेगी? 26 सीटें इधर की गुजरात की, फिर 14 की 14 सीटें उधर कर्नाटक की, महाराष्ट्र की सीटें, इन तमाम राज्यों की सीटें थी पिछली दफ़ा बीजेपी के पास। लेकिन इस बार क्या सब कुछ वैसे ही होने जा रहा है जैसा पिछली बार था? कल सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हम लोग भी सुबह 6:30 बजे से लाइव लेकर आएंगे, आप तक पहुंचाएंगे पल पल की रिपोर्ट, कहां क्या कुछ चल रहा है और इस चुनाव में आगे तीसरा फेज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है और तीसरे फेज़ में ये चुनाव कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे मतदाता क्या कुछ कह रहे हैं और किसको वोट दे रहे हैं, ये सब कुछ जानने समझने की हम कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ अमेठी और रायबरेली पर निगाहें तो टिकी हुई हैं ही। अब तो प्रियंका गांधी वहां पहुंच चुकी हैं और खुद आपने सुन लिया, वो कह रही हैं कि 18 तारीख की शाम 5 बजे तक, जब तक कि चुनाव आयोग ये न कह दे कि नहीं आप यहां से निकल जाओ, क्योंकि 5 बजे के बाद उनको, वो बाहरी होने के नाते उनको वहां से बाहर आना होगा, तब तक वो वहीं रहेंगी। मज़ेदार होने जा रहा है। लेकिन चुनाव की घोषणा और उसके बाद नॉमिनेशन राहुल गांधी का रायबरेली से और किशोरी लाल शर्मा का अमेठी से, और उसको कवर किया हमारी सहयोगी बुशरा खानम ने। बुशरा खानम के साथ एक पॉडकास्ट इस कार्यक्रम के तुरंत बाद देखिएगा और क्या कुछ वहाँ हुआ है, क्या कुछ चल रहा है, अमेठी और रायबरेली किस दिशा में जा रहा है, ये सब कुछ उस पॉडकास्ट में बिल्कुल इस कार्यक्रम के बाद आप लाइव देखेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं हमारे तमाम साथी मुकेश कुमार सिंह साहब, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी और राहुल लाल जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े, अपनी बात, अपने विचार आप लोगों ने रखे, और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग लगातार अपनी बातों विचारों से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं, अपने विचार लिखते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं देख रहा हूँ, और बहुत ऐसी बातें, बहुत ऐसी उम्मीदें आप लोगों की दिखाई देती हैं इन कमेंट बॉक्स में, जहाँ से लगता है कि इस देश में कुछ अच्छा होने की भी गुंजाइश है और ये आप और हम कर सकते हैं। ये तय मानिए, आप और हम मिलकर एक अच्छा, बेहतर दुनिया, बेहतर भारत का निर्माण कर सकते हैं।